हाँ, तो जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हमारे सिर्फ एक टॉपिक रह रहा है एचटीटीपी में से, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका आज हम लाइव एग्जांपल देखेंगे कि होती कैसे अंडर द हुड। और इसको इसके अभी इम्प्लीमेंटेशन पे तुम मत जाओ, जब भी तुम्हें अभी अभी के लिए इतना समझ लो कि एक्चुअल में होता क्या है बस। ठीक है, जब तुम किसी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करोगे तो वहां पे बस तुम्हें सिंटेक्स समझने की जरूरत पड़ेगी और दो तीन चीजें और होंगी। ठीक है, तो पहला है मल्टी पार्ट और चंक ट्रांसफर। ठीक है, जैसे कि हम बड़ी फाइल्स होती हैं जो ठीक है, बहुत सारा डाटा है जो एक ही साथ हमें रिक्वेस्ट के थ्रू भेजना है, क्लाइंट से या तो सर्वर तक या फिर सर्वर से क्लाइंट तक। तो उसमें दो मेथड्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, पहला होता है अगर हमें क्लाइंट से सर्वर तक कोई भी बड़ा डाटा भेजना है, और तो उसको हम मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्लाइंट से सर्वर तक कभी कोई भी बड़ी फाइल अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो उसको मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट भेज बोलेंगे। ठीक है, इसको ऐसा बोलते क्यों, मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट की जगह हम इसको चंक ट्रांसफर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारे पास कोई भी मान लो थोड़ी सी लार्ज फाइल है। ठीक है, मान लो 100 MB की फाइल है या फिर 50 MB की फाइल है। ठीक है, उसमें कुछ डाटा है, कुछ टेक्स्ट डाटा लिख रखा है, या फिर तुम्हारे पास कोई इमेज है बड़ी 10 MB की, 20 MB की। ठीक है, उसको तुम्हें सर्वर तक पहुंचाना है। तो उसके लिए हम एक स्पेशल रिक्वेस्ट यूज करते हैं, मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट या चंक ट्रांसफर। इसमें होता क्या है कि सारा डाटा जो है वो एक बार में नहीं पहुंचता सर्वर पे, वो टुकड़ों में पहुंचता है। तुम इसके नाम से ही पता लगा सकते हो, चंक। ठीक है, मतलब जो एक कोई भी बड़ी सी फाइल होगी वो थोड़े हिस्सों में बट जाएगी, एचटीटीपी की बॉडी जितना सपोर्ट करती है एक बार में ट्रांसफर करना उस हिसाब से। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क की भी हमारी लिमिट होती है कि हम कितना डाटा एक बार में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उस हिसाब से वो चंक्स में बट जाती हैं। और उसके बाद फिर वो क्लाइंट से सर्वर तक पहुंचती है। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे लाइव एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने एक बहुत छोटी सी एप्लीकेशन बना रखी है। तो इसमें हम कोई भी एक इमेज अपलोड करेंगे तो यहाँ पे नेटवर्क टैब में क्या होगा देखना। ठीक है, इसको वैसे वर्क सूट पे हम करें तो ज्यादा बेटर है। एक मिनट हो गया। तो यहाँ पर देखना, अभी मैं कोई भी इस वाली ये जो ऐप है, वेब ऐप बनाया मैंने, इसमें कोई भी मैं छोटी सी फाइल अपलोड करने की ट्राई करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर ली फाइल, और उसके बाद ये अपलोड बटन बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे अपलोड बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट क्या करती है, हमारे सर्वर पे कोई भी रिसोर्स या फाइल क्रिएट करने का काम करती है। ठीक है, तो मैं इस अपलोड बटन पे क्लिक करा तो यहाँ पे देखो एक एच टी टी पी रिक्वेस्ट आई पोस्ट नाम से। ठीक है, एक पोस्ट मेथड के नाम से एक रिक्वेस्ट आई, तो अब मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा आगे ताकि ये रिक्वेस्ट फुलफिल हो पाए। ठीक है, जैसे मैंने करी है ये यहाँ आ जाएगी। तो अब ये रिक्वेस्ट को हमें देखना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें देखो हुआ क्या है। सबसे पहले मैंने अपने फ्रंट एंड पे जाके कोई भी एक फाइल अपलोड कर दी। ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने अपलोड बटन पे क्लिक करा ताकि ये जो फाइल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी है वो सर्वर तक पहुंच पाए। ठीक है, उसके बाद जब हमने वो कर दिया तो उसका पूरा फ्लो यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे रिस्पॉन्स है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हमने क्या करा,
हमने करा कि जो भी हमारे पास डाटा है उस डाटा को हमने भेजा। अब हमने कैसे भेजा? तो हमने सबसे पहले पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करी। देखो यहाँ पे पोस्ट मेथड है, दिख रहा है ना। और हमने कौन से राउट पे जाके ये रिक्वेस्ट भेजी? ये हमने इमेज राउट पे जाके रिक्वेस्ट भेजी। मतलब मेरा कोई राउट है एक जो इमेज नाम का है, ठीक है। और हमने इसके लिए वर्जन कौन सा यूज करा? एचटीटीपी का, एचटीटीपी 1.1। और ये बाकी सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि होस्ट क्या है, कंटेंट लेंथ क्या है। देखो कंटेंट लेंथ कितनी बड़ी है। अब मैंने देखो सिर्फ एक इमेज अपलोड करी है, लेकिन देखो कंटेंट लेंथ कितनी ज्यादा है। कंटेंट लेंथ इसकी कितनी है? कंटेंट लेंथ इसकी है, देख लो अपने हिसाब से, ठीक है। मतलब 1 लाख के आसपास कुछ है, 1,19,931। सो सिर्फ मैंने एक इमेज अपलोड करी है, और उसकी कंटेंट लेंथ देखो ये 1 लाख के पार दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? 1 लाख के पार क्यों दिखा रहा है? 1 लाख के पार इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जब भी कोई डाटा ट्रांसफर होता है तो वो एज रॉ फॉर्मेट नहीं होता, वो उसके फॉर्मेट हम चेंज करते हैं, या तो बाइनरी में करते हैं या किसी इंक्रिप्टेड डाटा में करते हैं। तो यहाँ पे हमारी कोई ये लैंग्वेज है, ठीक है। अब इसमें तुम जरा मतलब बाइनरी तो नहीं है, लेकिन कोई इंक्रिप्टेड लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा? तो ये सारे तो हेडर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद रुको एक बार, मैं इसका एस्पेक्ट रेशियो बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, अगर बढ़ जाए तो। एस्पेक्ट रेशियो नहीं बढ़ रहा है, देखना। हाँ तो देखो, ये सारी हेडर्स तो चलो ट्रांसफर हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ध्यान से, हमने क्या बोला? हमने बोला कि जब भी कोई डाटा बड़ी फाइल का डाटा ट्रांसफर होगा तो चंक्स में होगा, ठीक है। अब वो चंक्स में भेजने के लिए हमें कुछ एक बॉर्डर लाइन तो डिफाइन करनी पड़ेगी ना। बॉर्डर लाइन का मतलब, मेरा मतलब ये है कि मान लो मैंने एक फाइल को के 5 टुकड़े करे। अब 5 टुकड़ों में से पहला टुकड़ा हम भेजेंगे। अब पहला टुकड़ा कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर खत्म हुआ, ठीक है। पहला टुकड़ा कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ, वो चीज। उसके बाद फिर दूसरा टुकड़ा कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से खत्म हुआ। तो उसके लिए हम एक स्पेशल डेलीमीटर यूज करते हैं। डेलीमीटर समझते हो ना? डेलीमीटर समझते हो ना, कि मतलब कोई भी सेंटेंस के आगे या पीछे कोई एक स्पेशल कैरेक्टर या कुछ आइडेंटिफायर, जिससे हम पता लगा सकें कि ये एंड है या स्टार्ट है किसी भी चीज का, ठीक है। तो हम एक स्पेशल डेलीमीटर यूज करते हैं कोई भी चंक ट्रांसफर करने से पहले या करने के बाद। वो ये है, देखो यहाँ पे ध्यान से, वेब किट दिख रहा है, वेब किट फॉर्म बाउंड्री। इसका मतलब ये बाउंड्री है, ठीक है। और इसका मतलब ये है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले जब हम ये सब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देख रहे थे तो मैंने तुम्हें बताया था कि सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजने से पहले, सॉरी, रिक्वेस्ट भेजते टाइम सबसे पहले हेडर्स जाते हैं। हेडर्स जाने के बाद एक ब्लैंक लाइन होती है। ब्लैंक लाइन का मतलब क्या होता है? ब्लैंक लाइन का मतलब ये होता है कि अ, इसके बाद हमारी जो है वो बॉडी ट्रांसफर होना स्टार्ट हुई है, ठीक है। जो हमारा कंटेंट है वो बॉडी का कंटेंट है, जैसे कि मैंने तुम्हें पिछली बार लाइव करके दिखाया था। जैसे कि यहाँ पे देखो, अभी ये वाला ब्लैंक स्पेस है एक, मतलब 18 नंबर लाइन के बाद सीधे 19 स्टार्ट हो गई, ठीक है। और 19 जो है वो ब्लैंक है। उसके बाद जो कंटेंट है वो 20 से स्टार्ट है। अगर मान लो 19 लाइन में हटा दूं तो ये जो वेबकिट वाला है ना वो एज एन एच टी टी पी हेडर दिख जाएगा। अब वो कैसे पता मेरे को? देखो यहाँ पे, जैसे मैं 19 हटाने की कोशिश करता हूँ, एडिटोरियल, इस वाले रिक्वेस्ट को मेरे को इंक्लूडर को भेजना पड़ेगा। एक मिनट। हाँ देखो, यहाँ पे जैसे ही मैं इसका हटाऊंगा ना, देखो ये एज एन एच टी टी पी हेडर आ गया, इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। एच टी टी पी कलर का, एच टी टी पी हेडर्स का कलर देखो और इसका कलर देखो, सेम हो गया, है ना। लेकिन अब मैं इसको वापस एक ब्लैंक लाइन अगर इसके बाद दे दूंगा तो ये वापस इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये अब यहाँ से बॉडी स्टार्ट है हमारी, ठीक है। तो वही चीज, अब देखो क्या हुआ यहाँ पे।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या है, ये एक तरह का डेलीमीटर है जो हमारा क्या बता रहा है, हमारा एक कोई भी चंक ट्रांसफर यहाँ से भेजना स्टार्ट हुआ, ठीक है। मतलब कोई भी चंक का जो पार्ट है वो इसके अंदर ही होगा। अब इसके बाद जो चंक खत्म होगा वो उस चंक का एंड पॉइंट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से फिर इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। इसमें कंटेंट डिस्पोजिशन दे दिया, ठीक है, नेम दे दिया, फाइल का नाम दे दिया, और कंटेंट का टाइप दे दिया कि भाई कौन मतलब किस तरह की फाइल है, उसका नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ देखो पीएनजी पीएनजी दिखाया, पीएनजी लिखा, मतलब इसका मतलब ये है हम बताने की कोशिश कर रहे हैं सर्वर को कि ये जो हमने फाइल भेजी है वो पीएनजी फॉर्मेट की है, ठीक है। उसके बाद देखो ये कुछ डाटा है जो पीएनजी फॉर्मेट से कन्वर्ट होके किसी अलग तरह के उसमें कन्वर्ट हो गया और ये ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। देखो फिर अब देखो मैंने बोला ना डेलीमीटर, डेलीमीटर यहाँ पे खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डाटा है वो यहाँ पे भेजना, मतलब यहाँ से उसका बॉडी खत्म हो चुका है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इसकी जगह तुम बहुत बड़ी फाइल अगर अपलोड करना चाहो तो तुम उसको हिस्सों में कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट ना हो जाए इसलिए सिर्फ एक छोटी सी पीएनजी फाइल भेजने का ट्राई करा और उसको, और ये उसने एक बार में ही भेज दिया, इसलिए सिर्फ यहाँ पे हमारा एक ही चंक चंक में ट्रांसफर होके डाटा गया, ठीक है। समझ गए। लेकिन अगर मान लो मैं कोई बड़ी फाइल भेजता तो फिर क्या होता, बड़ी फाइल भेजता तो ये एक यहाँ पे अभी सिर्फ एक 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 चंक में ट्रांसफर हुआ है, हो सकता है चार चंक में ट्रांसफर होता है, पांच पांच चंक में ट्रांसफर होता। समझ रहे हो। उसके बाद जैसे ये सारा डाटा सर्वर पे पहुंच गया तो सर्वर ने उसको प्रोसेस करा, ठीक है। फिर उसने स्टेटस कोड दिया, ओके हाँ भाई थी, मतलब आपने जो रिक्वेस्ट भेजी थी पोस्ट मेथड के साथ वो सक्सेसफुली हमने सर्वर पे क्रिएट कर दी है। और उसके बाद वो सारा इंपॉर्टेंट डाटा भेज देगा, जैसे कि कुछ मैसेज भेज दिया कि भाई आपने जो बोला था इमेज इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, मतलब जो आप इमेज अपलोड करना चाहते हैं वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। उसके बाद हम उसको हमें डाटा भेजिए कि किस तरह का फाइल था, उसका नाम क्या था, साइज क्या था, टाइप क्या था, ठीक है। तो ये हो गया चंक ट्रांसफर या फिर मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। और इसके बाद एक चीज और होती है स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग क्या होता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि अभी हम जो है यहाँ पे क्लाइंट से कोई भी बड़ी फाइल सर्वर तक पहुंचा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हम मान लो तुम्हें सर्वर से कोई भी फाइल तुम्हें या फिर कोई भी डाटा, कोई भी टेक्स्ट डाटा स्ट्रीम करना है, ठीक है। कोई भी डाटा स्ट्रीम करना है क्लाइंट तक, तो उसमें वो क्या करेगा, उसमें उसको लगातार रिस्पॉन्सेज भेजने हैं। उसमें फिर और अगर लगातार रिस्पॉन्सेज भेजने तो वो फिर ऐसा नहीं कर सकते कि वो बेसिक कोई एचटीटीपी मेथड यूज करे, तो उसके लिए हम स्पेशल चीज यूज करते हैं स्ट्रीम, ठीक है। स्ट्रीम क्या होती है, स्ट्रीम सबसे पहले एक कोई भी कनेक्शन बिठाता है एचटीटीपी एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू, और उसमें फिर लगातार डाटा ट्रांसफर करता जाता है। जैसे कि मैं चैट जीपीटी खोलता हूँ, चैट जीपीटी में मैं कुछ भी डाल देता हूँ, व्हाट इज एचटीटीपी, ठीक है। तो यहाँ पे देखना इसका रिस्पॉन्स देखो, ये ऐसे आ रहा है ना, मतलब जनरेट हो रहा है, मतलब एक इफेक्ट आ रहा है वैसे यहाँ पे तो, ठीक है। लेकिन ये उस तरह का क्या बोलते हैं तुम समझ सकते हो, स्ट्रीमिंग है, ठीक है। ये एक तरह की स्ट्रीमिंग ही है। समझ में आ रहा है। अगर अगर हम इसके उसमें जाएं तो देख सकते हैं शायद, यहाँ पे छोड़ चीजें कॉम्प्लिकेटेड, मतलब समझ रहे हो ना कि जैसे जैसी मैंने कोई भी क्वेरी दी चैट जीपीटी को, तो इसने कैसे एक जनरेटिव फॉर्म में इसने हमें हमें डाटा शो करा। तो वो स्ट्रीमिंग वही है। स्ट्रीमिंग है कि मतलब हम रियल टाइम में सारा डाटा सर्वर से क्लाइंट तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अब हर लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से करते हैं, आज हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे मैं जब लाइव दिखाऊं तो जैसे कि मैंने एक यहाँ पे इस वेब ऐप में एक सिंपल बटन बना रखा है जिससे हम स्ट्रीमिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जब मैं स्टार्ट स्ट्रीमिंग डाटा पे क्लिक करूंगा तो मेरे सर्वर पे ना एक गेट रिक्वेस्ट जाएगी। गेट रिक्वेस्ट क्या करती है, गेट रिक्वेस्ट करती है कोई भी सर्वर से डाटा फेच करती है, और फिर जो वो डाटा फेच होगा वो किस तरह से होगा, वो डाटा
स्ट्रीम में फेच होगा। स्ट्रीम का मतलब क्या है, लगातार फेच होगा। ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक। समझ में आ रहा है? इसको तुम लाइव देखो तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि मैं इस स्टार्ट स्ट्रीमिंग डाटा पे क्लिक करता हूँ, करा तो यहाँ पे देखो एक एक रिक्वेस्ट आई। एक रिक्वेस्ट आई और देखो अब इसने डाटा स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ ध्यान से देखो, ये इवेंट स्ट्रीम के अंदर देखो डाटा स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दिया ना। नए मैसेज आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, सर्वर से लगातार आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, है ना। देखो आए जा रहे हैं ना, और जो जो यहाँ आ रहे हैं वो यहाँ पे शो भी हो रहे हैं। देखो यहाँ भी शो हो रहे हैं और यहाँ भी शो हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसको रियल टाइम अपडेट्स बोल सकते हो तुम लोग, या फिर स्ट्रीमिंग बोल सकते हो। ठीक है, ये कोई भी डाटा ट्रांसफर करने का एक तरीका। मान लो कि हमारे पास कोई बड़ी फाइल है, हम उसको एक साथ तो भेज नहीं सकते भाई। ठीक है, तो हम उसको स्ट्रीम्स में भेज सकते हैं सर्वर से या क्लाइंट तक, या फिर हम जनरेटिव फॉर्म दिखाने के लिए, मतलब अलग अलग यूज केस हो सकते हैं इस चीज के। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इसमें बस इतना ही था। ठीक है, इसमें ज्यादा अभी डीप मत जाओ। बस तुम्हें इतना जानने की जरूरत है कि दो चीजें होती हैं। पहला है कि मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट या फिर चंक ट्रांसफर, जो कि हम क्लाइंट से सर्वर तक भेजने में करते हैं। मतलब क्लाइंट से हमें कोई बड़ी फाइल भेजनी है सर्वर तक, तो हम चंक ट्रांसफर का यूज करते हैं, मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं। लेकिन हमें सर्वर से क्लाइंट तक कोई डाटा भेजना हो, बड़ा कोई बड़ी फाइल का डाटा, ठीक है, जो हम एक एक रिक्वेस्ट में नहीं भेज सकते, तो उसके लिए हम स्ट्रीम का यूज करते हैं। ठीक है, हम डाटा स्ट्रीम करते हैं। और ये डाटा स्ट्रीम करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के टाइम में तुम ऐसे ऐप्स बनाते हो जो मतलब जिसमें एआई का यूज होता है, और एआई एक एक्चुअल में सारा डाटा एक बार में नहीं बनाता। तुम भी सोचो ना कि क्या बोलते हैं, कि अगर मान लो मैं, ये ऐसा होता कि मैं एच टी टी क्या बोलते हैं, चैट जीपीटी पे जाता, फिर मैं डालता व्हाट इज हेडर्स, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता ना, तो यहाँ पे ना 1-2 मिनट के लिए वो होता, मतलब 1-2 मिनट के लिए ना बफरिंग का, लोडिंग का साइन होता। ठीक है, कब तक, जब तक हमारे सर्वर पे, या सर्वर पे जो भी एआई है, जो भी हमने एलएलएम यूज करा है, जो भी एआई यूज करा है, वो सारा डाटा जनरेट नहीं कर देता। क्योंकि अगर तुमने देखा होगा, एआई भी जब डाटा जनरेट करता है वो स्ट्रीम्स की फॉर्म में करता है, टोकन्स में करता है, मतलब वर्ड बाय वर्ड वो जनरेट करता है। ठीक है, तो इसको इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, क्योंकि भाई अब तुम ये बताओ कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट भेज दी चैट जीपीटी पे, उसके बाद यहाँ पे 1-2 मिनट तक तो लोड ही हो रहा है, लोड ही हो रहा है, लोड ही हो रहा है, लोड हो रहा है। तो उसमें अब एक तरह का ना यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, कि भाई यार आपकी वेबसाइट तो इतनी स्लो है। आज के जमाने में लोगों को चाहिए कि भाई हर चीज एकदम चुटकी बजाते हो जाए, फास्ट हो। ठीक है, तो उसके लिए एक एक सोल्यूशन इन्होंने क्या निकाला, एक इन्होंने सोल्यूशन निकाला कि भाई हम जो है वहां पे जैसे जैसे डाटा जनरेट होता रहेगा, वैसे वैसे हम यहाँ पे स्ट्रीम करना चालू कर देंगे रियल टाइम में। ठीक है, इसका डाटा स्ट्रीमिंग का एक ये यूज केस है, और ये एक बहुत अच्छा यूज केस है, क्योंकि ये आजकल लगभग हर उसमें यूज हो रहा है, हर एक जन आई एप्लीकेशन में यूज हो रहा है। समझ गए? तो ये दोनों चीजें थी। तो मैंने क्या बताया कि पहला है मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट या चंक ट्रांसफर, और दूसरा है स्ट्रीमिंग। रियल टाइम अपडेट्स हम कहाँ देते हैं? रियल टाइम अपडेट्स हम सर्वर से क्लाइंट तक देते हैं। ठीक है, समझ गए ना इतना? और अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाओ। इम्प्लीमेंटेशन जब तुम करोगे किसी लैंग्वेज में, तो इम्प्लीमेंटेशन आसान ही होती है उसमें। अभी इतना तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। ठीक है, हो सकता है हम अगर आगे करें भी शायद। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि चीजें होती कैसे हैं, और ये सब अंडर द हुड काम कैसे करते हैं। क्योंकि अभी ये सब मैं जो तुम्हें चीजें बता रहा हूँ, ये तुम्हें एक्चुअल में हेल्प पता है कब करेगी? जब तुम कोई एप्लीकेशन बनाओगे और तुम्हें वहां पे कोई बग आएगा। और जब बग आएगा तो हो सकता है कि वो बग कोई सिली सा बग हो, पहली बात, कि तुमने कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया कुछ। ठीक है, उसको हटा के, लेकिन कोई जब क्रिटिकल बग आएगा तो उसमें तुम्हें फिर अंदर जाके देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में काम क्या हो रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे बिहेव कर रही है अंदर से। ठीक है, फिर उसके बाद ही तुम उसको पता लगा पाओगे। तो ऐसे में ये नॉलेज बहुत काम आती है। समझ में आ रहा है? तो इसके बाद हम पढ़ेंगे आज एचटीटीपी राउटिंग। ठीक है,
तो राउटिंग होती क्या है बेसिकली? राउटिंग राउटिंग के लिए वैसे मैंने आज एक छोटा सा ऐप बनाया है इंटरैक्टिव रखने के लिए क्लास। ठीक है। इस इसमें इसको मैं अभी मैंने डिप्लॉय तो नहीं कर रखा, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर में जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं इसको डिप्लॉय कर दूंगा, तो तुम क्लास के बाद भी इसको यूज करके समझ सकते हो चीजें। ठीक है, तो चलो एचटीटीपी राउटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था कि जब भी हमारी कोई रिक्वेस्ट सर क्लाइंट से सर्वर तक जाती है, या फिर राउटिंग चलो अंडर रूट, मतलब एक फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि मान लो एक ना ऐप है, एक ऐप है, सर्वर है, और उस ऐप पे ना एक रिक्वेस्ट आई। उस रिक्वेस्ट पे जैसी उस ऐप पे जैसी रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट आई, उसने ना सर्वर पे भेज दी वो रिक्वेस्ट। और सर्वर के पास जो है वो सारा सोर्स कोड है। ठीक है, सर्वर के पास जो सोर्स कोड है, फिर वो सोर्स कोड पे सबसे पहले जाएगा। उसके पास सबसे पहले एक ना एक ओरिजिन होगा। ओरिजिन मतलब तुम समझते हो, इंडेक्स डॉट जेएस अभी के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो फाइल है ना वो उसका एंट्री पॉइंट की तरह काम करेगी। एंट्री पॉइंट मतलब क्या है कि भाई अब एक बार बताओ, एक घर है, एक घर है तो उसमें घुसने के लिए कोई कोई तो तुम्हें एंट्री चाहिए ना भाई। समझ रहे हो? कोई एक स्पेसिफाइड एंट्री चाहिए ना, कि जहां से तुम उसके अंदर घुस सको। तो अभी के लिए तुम इंडेक्स डॉट जेएस को एज अ एंट्री पॉइंट मान सकते हो ऐप का। ठीक है, तो जैसी एक रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट ऐप पर आई। ठीक है, ऐप से, या फिर मान लो डायरेक्ट सर्वर पे ही आई। ठीक है, इस ऐप को हटा लो। हाँ, तो रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर पे आई। सर्वर 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 ना फिर अपने सोर्स कोड के पास जाएगा। सोर्स कोड मतलब क्या, कि जो भी हमने कोड करके लॉजिक लिखा है, फिर वो लॉजिक के बाद सबसे पहले उसका एंट्री पॉइंट देखेगा। तो एंट्री पॉइंट में उसको पता चलेगा कि भाई ये इंडेक्स डॉट जेएस फाइल जो है वो है एंट्री पॉइंट। ठीक है, फिर इस एंट्री पॉइंट में वो जैसे ही जाएगा, इसके बाद इसको ना पता चलेगा कि भाई हमने जैसे एप्लीकेशन बनाई है ना उसको टुकड़ों में बनाया है। अब टुकड़ों में मतलब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसा तो है नहीं कि हमारी एप्लीकेशन सिर्फ एक सिंगल काम कर रही हो। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन हो सकता है कि ऑथ का काम कर रही हो। ठीक है, ऑथ का मतलब क्या है, कि यूजर को पहचानना, कि हाँ भाई जो जो यूजर हमें रिक्वेस्ट भेज रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो तुमने अपने इंस्टाग्राम लॉगिन करा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम जैसे तुमने लॉगिन करा, उसके बाद तुम्हारी कोई, पता है अंडर द हुड क्या होता है, एक टोकन जनरेट होता है, वो तुम्हारे पास ना ऐप के अंदर स्टोर हो जाता है। तो वो टोकन हमेशा ना सर्वर के पास जाता है। अब इस ऑथ सर्विस का पता है क्या काम होता है? जो ये ऑथ है, जो लॉजिक हमने ऑथ के लिए लिखा है, इसका काम ये होता है कि भाई जो भी रिक्वेस्ट आएगी ना, वो सबसे पहले मैं उसको चेक करूंगा कि भाई ये सही बंदा है ना जो हमें रिक्वेस्ट भेज रहा है। ठीक है, और हो सकता है हमने एक पोस्ट के लिए सर्विस लिख रखी हो। ठीक है, कि मतलब लॉजिक लिख रखा हो कि भाई जब भी कोई यूजर पोस्ट करेगा, तो भाई हमें क्या लॉजिक परफॉर्म करना पड़ेगा। कि जैसे हमें कोई यूजर सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजी कि भाई हमारा मेरा जो ना ये वाला कंटेंट इस इमेज और इस कैप्शन के साथ ना पोस्ट कर दो। तो उसके बाद हमें उसको कैसे प्रोसेस करके कैसे डाटाबेस में स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम कैसे प्रोसेस करके उसको फिर रिस्पॉन्स भेजना पड़ेगा। समझ रहे हो ना कि क्या बोल रहा हूँ? और फिर हो सकता है हमने एक लॉजिक लिख रखा हो कमेंट के लिए, कि भाई जैसे ही कोई यूजर किसी की पोस्ट पे कमेंट करना चाहेगा, तो फिर उसका लॉजिक हम कैसे देखेंगे। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई उसको हर चीज अच्छे से काम करे, कि जिसकी पोस्ट पे जाके यूजर ने कमेंट करा है उसको दिखे। ठीक है, डाटाबेस में उसका फिर वो डाटा सेव हो जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो डाटा उड़ जाए, कि मतलब मैंने कमेंट तो कर दिया पर वो डाटाबेस में सेव ही नहीं हुआ और फिर वो परसिस्ट नहीं हुआ। ठीक है, मतलब वो कमेंट गायब हो गया एक इंस्टेंट के बाद। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हें भाई अब मन नहीं कर रहा हो, तुम्हें पढ़ाई में सीरियस होना हो, तो तुमने इंस्टाग्राम अपना अकाउंट डिलीट करना हो, कि भाई अब तो भाई फुल जोश है, अब मैं पढ़ूंगा। तो मैं अकाउंट डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब अकाउंट डिलीट करने के लिए हो सकता है कि तुम अपना, सॉरी, इंस्टाग्राम ने एक हो सकता है क्या है, मतलब एक लॉजिक लिखा होगा बैकएंड पे,
ठीक है। अब ये जो बैकएंड पे इतनी सारी चीजें हैं, इतना सारा लॉजिक होता है। अब हम ना इसको सिर्फ एक फाइल में नहीं रख सकते, हम इसको ना सिर्फ एक जगह में नहीं रख सकते। ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें जब भी, मैं तुम्हें फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ही बताया था कि हमें जब भी कोई भी आर्किटेक्चर अगर स्केलेबल बनाना होता है तो हम उसको ना एक तरह से टेस्ट करते हैं कि भाई ये इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली क्या अच्छे से काम कर रहा है। अब इसमें काफी सारी चीजें आती है, टेस्टिंग होती है अलग अलग तरीके की, यूनिट टेस्टिंग हो गई जैसे कि। ठीक है। और और मैं तुम्हें ये बताया था कि अगर तुम्हें कोई टेस्ट करना हो, कि पता लगाना हो कि ये आर्किटेक्चर जो है वो स्केलेबल है या नहीं है, तो उसका ऐसे देख लो कि इंडिपेंडेंटली या फिर इंडिपेंडेंटली ये सारी चीजें अपने लेवल पे ठीक ठाक काम कर रही हैं या नहीं। इसका तुम्हें हो सकता है कि अभी पूरा कंटेक्स्ट समझ में ना आए, लेकिन तुम इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है। अभी बस इतना समझ लो कि हमें हर चीज को अलग अलग रखना है। अलग अलग इसलिए रखना है क्योंकि एक चीज इसमें और भी होती है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न। ठीक है। जैसे कि तुम्हें अगर कोई सेपरेशन ऑफ कंसर्न, तुम अगर वेब डेव सीख रहे हो या फिर कुछ भी सीख रहे हो, तो उसमें तुमने देखा देखा होगा कि भाई हम जो है HTML अलग लिखते हैं, CSS अलग लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट अलग लिखते हैं। और इन सब चीजों को कभी भी किसी बड़े प्रोजेक्ट में एक ही फाइल में नहीं लिखते। किस लिए नहीं लिखते? इसलिए नहीं लिखते सेपरेशन ऑफ कंसर्न की वजह से। ठीक है। इस सेपरेशन ऑफ कंसर्न क्या होता है कि अगर हम इतना सारा एक जगह डाटा लिख देंगे, पहली बात वो फिर ना फ्यूचर में डीबग करना मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो? हमें कोई भी चीज बनानी होती है तो हम सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस या फिर ये सब देख के हम उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम उसको किस तरह से बना रहे हैं। ठीक है। हम उसको ऐसे बनाएं कि मान लो अब कल को कोई नया डेवलपर आया तो उसको चीजें समझने में आसानी रहे। ठीक है। और चीजें समझने में तभी आसानी रहेगी जब वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड हो, ताकि वो एक एक मतलब किसी भी यूज केस के हिसाब से वो हिस्सा, मान लो अब मैंने एक ऐप बनाया है जिसमें ये सारी, मैं भी मान लो अपना इंस्टाग्राम बनाना चाहता हूँ, उसमें ना ये सारी चीजें मैं डालना चाहता हूँ, ऑथ की पोस्ट कैसे करते हैं, कमेंट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे। अब मैं ये सारी लॉजिक ना अपने उसमें देना चाहता हूँ। तो मैंने ये सारा ना डाटा एक ही फाइल में डाल दिया। अब क्या होगा कि मान लो कल को मैंने वो ना किसी को बेच दिया, फिर मैंने वो नौकरी छोड़ दी। ठीक है। मान लो एक सिनेरियो। तो अब जो नया बंदा उस पर काम करेगा तो उसके लिए तो भाई एक एक इम्पॉसिबल सा टास्क ही है कि भाई वो इतनी सारी चीजें एक ही फाइल में जाके ढूंढे। ठीक है। अगर ढूंढ भी लेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। समझ रहे हो? और इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे कि तुम डीएसए भी पढ़ते होगे तो डीएसए में देखते हो ना कि मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में बांट देते हो। ठीक है। फिर उसको फिर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, फिर उससे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अपने आप ही। ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसा ही है। ठीक है। तो इसमें हम फिर अब इतना सारा लॉजिक है, इतना सारा लॉजिक हमको हैंडल करने के लिए कुछ तो लगेगा ना भाई। हैं? कुछ तो मैकेनिज्म चाहिए, तो उसको ना हम राउटिंग बोलते हैं। ठीक है। उसको हम राउटिंग बोलते हैं। राउटिंग क्या होता है? राउटिंग देखो क्या होता है। राउटिंग होता है, राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैपिंग URL पैरामीटर टू सर्वर साइड लॉजिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी मान लो मैंने कुछ भी यहाँ पे इस URL में डाला, जैसे कि हम तुम्हें तुम्हें इतना तो पता चल ही गया होगा अब तक कि हम जो जब भी कोई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजते हैं, तो जब भी मान लो हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो किसी URL पे भेजते हैं। ठीक है। कोई भी URL पे भेजते हैं। ठीक है। और फिर वो URL क्या करता है, वो URL उस सर्वर पर जाता है और सर्वर पर जाकर उस स्पेसिफिक रिसोर्स को ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये बता जैसे कि ये चैट जीपीटी का URL है। अब इसको बाइफरकेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसका सबसे पहले ये देखो, इसका ओरिजिन URL तो ये है chatgpt.com। ठीक है। ओरिजिन URL क्या है मतलब? ओरिजिन URL ये है कि
कि मतलब मान लो एक ना ये सर्वर है, ठीक है। अब इस सर्वर का हमने नाम दे रखा है चैट GPT.com, ठीक है। अब मान लो एक ये सर्वर है, इसका हमने नाम दे रखा है ChatGPT.com, ठीक है, अभी के लिए। या फिर तुम इसको दूसरी एनालॉजी से समझना चाहो तो इसको ना एज अ बिल्डिंग मान लो, ठीक है। ये जो है ये एक बिल्डिंग है जिसका हमने नाम दे रखा है ChatGPT.com। जैसे हम घरों का नाम दे देते हैं ना कि गुप्ता निवास हो गया, कुछ निवास हो गया, ठीक है, कुछ कुछ करके। तो वैसे ही मान लो इसका नाम है ChatGPT.com निवास, ठीक है, अभी के लिए ऐसे मान लो। उसके बाद हम फिर क्या करना चाहते हैं, इस बिल्डिंग में ना फिर काफी सारे फ्लोर्स हैं, इस बिल्डिंग में काफी सारे फ्लोर्स हैं, ठीक है। अब एक फ्लोर हो सकता है, जैसे कि हम अगर इस वाले यूआरएल पे जाएं, तो इस वाले यूआरएल पे सबसे पहले हम ChatGPT.com पे गए, फिर स्लैश के बाद क्या है, यहाँ पे स्लैश के बाद है, स्लैश के बाद सिर्फ सी लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक यहाँ पे रूम एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है सी, ठीक है। या तो मान लो एक फ्लैट एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है सी, ठीक है। अब उसके बाद उस सी के अंदर एक चीज मान लो, कोई बंदा रहता है जिसकी ये आईडी है, ठीक है। इस सी, इस सी फ्लैट के अंदर कोई एक ऐसा बंदा रहता है जिसकी एक ये स्पेसिफिक आईडी है, ठीक है। अभी इसमें ज्यादा कंफ्यूजन को कोशिश मत करना, मतलब देखो, हाँ तो देखो, ठीक है। मतलब एक ये ChatGPT.com करके एक मान लो बिल्डिंग है, उसके अंदर ना काफी सारे हमने फ्लैट्स दे रखे हैं, ठीक है। काफी सारे फ्लैट्स हैं और हर फ्लैट का अलग अलग नाम है, ठीक है। और फिर इस फ्लैट में हो सकता है अलग अलग लोग रहते हो, समझ में आ रहा है। तो इसको हम क्या, जो ये जो फ्लैट है ना, हम इनको राउट्स बोल देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी राउट है, मान लो कोई भी नाम है, मान लो इसका मैंने नाम दे दिया कि गुप्ता निवास, यहाँ पे कोई भी लिखते हैं, सरमाज रहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पेसिफिक लोग रहते होंगे जिनका सरनेम शर्मा होगा, इससे यही मतलब बनता है इसका, ठीक है। इसका मतलब अगर तुम इसको बैकएंड के उससे देखो तो क्या क्या समझ सकते हो, इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई यहाँ पे मैंने एक ऐसा राउट लिखा है जहाँ पे मैं ऑथ करना चाहता हूँ। ऑथ का मतलब क्या है, ऑथ का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे ऐसा लॉजिक लिखा है जो साइन अप साइन इन पे वो होगा, जो यूजर को चेक करेगा कि हाँ भाई ये सही बंदा है कि नहीं, ठीक है। ये एक ऐसा राउट हो गया, ठीक है। और एक हम हो सकता है कि यहाँ पे पोस्ट राउट, इस फ्लैट का नाम हो सकता है पोस्ट हो, इसका मतलब अगर HTTP बैकएंड के उससे देखे तो क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये एक हमने यहाँ पे राउट डिफाइन कर रखा है जहाँ पे हमने लॉजिक लिख रखा हो पोस्ट करने का, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो HTTP क्या करता है, HTTP बस सॉरी, HTTP राउटिंग में क्या होता है, राउट्स जो होते हैं उनकी डेफिनेशन, कि राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैपिंग यूआरएल पैरामीटर्स टू सर्वर साइड लॉजिक, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, हम हमारे पास कुछ भी यूआरएल होगा जिस पे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम जैसे ही उस पे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो रिक्वेस्ट उस यूआरएल के हिसाब से सर्वर पे किसी तरह का लॉजिक जाके परफॉर्म करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका अगर एग्जांपल दूं तो देखो, मान लो ChatGPT.com है, डैश सी डैश एम आईडी, ठीक है। ये जो हम मैंने ये सी के डैश सी सॉरी स्लैश सी के आगे लिखा है, ये स्पेसिफिकली बेसिकली किसी चीज की आईडी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बताओ ये क्या करेगा, ये बेसिकली ये जो यूआरएल है, मतलब हम सबसे पहले इस एज अ यूजर इस पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, इस इस यूआरएल की मदद से हम इस पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर ये यूआरएल पता है क्या काम करेगा, ये यूआरएल जाएगा सर्वर के पास, ये जाएगा सर्वर के पास।
और सर्वर के पास जाके किसी तरह का लॉजिक परफॉर्म कर देगा। समझ में आ रहा है क्या काम है राउटिंग का? राउटिंग का यूज केस क्या है? समझ में आ रहा है कि हम क्या करते हैं? हम एज अ यूजर सबसे पहले किसी यूआरएल पे जाके कुछ भी रिक्वेस्ट भेजते हैं। ठीक है, यूआरएल पे जाके कुछ भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, और जैसी वो रिक्वेस्ट इस यूआरएल पे जाती है तो ये यूआरएल क्या करता है? ये यूआरएल सर्वर पे जाता है, और सर्वर पे जाके कोई भी किसी भी तरह का लॉजिक परफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समझ में आ गया ना? उसके बाद देखो क्या है, एचटीटीपी मेथड्स वर्सेस राउटिंग। एचटीटीपी मेथड से अब तुम, ये हो सकता है कि राउटिंग और एचटीटीपी मेथड में थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन ये दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले एचटीटीपी मेथड क्या दिखाता है? एचटीटीपी मेथड दिखाता है कि भाई हमें क्या काम करना है, हमारा इंटेंट क्या है, हम किस तरह का एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? एचटीटीपी क्या बोलते हैं मेथड्स, मैंने बताया था ना कि बेसिकली किसी भी तरह का इंटेंट शो करते हैं। इंटेंट मतलब व्हाट, मतलब भाई आप काम क्या करना चाहते हो। समझ में आ रहा है? और ये किस किस तरह का एक्शन परफॉर्म कर सकता है? ये गेट एक्शन परफॉर्म कर सकता है, ये पोस्ट कर सकता है, पुट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। इसके इन सब के यूज केसेस अगर जानोगे तो गेट मतलब फेच डाटा। तुम्हें कोई कोई डाटा है जो खींचना है, मतलब फेच करना है, मतलब कोई भी डाटा वहां से एक्सट्रैक्ट करना है, फेच करना है। ठीक है, तो उसके लिए तुम गेट मेथड यूज करते हो। कोई भी तुम्हें एंटिटी बना, मतलब कुछ भी वहां पे क्रिएट करना है डाटा या ऐड करना है, तो उसके लिए तुम पोस्ट करते हो। कोई भी तरह का डाटा अपडेट करना है तो उसके लिए पुट करते हो। कोई भी तरह का डाटा डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीट करते हो। ठीक है, डिलीट मेथड का यूज करते हो। तो उसके बाद राउटिंग में राउटिंग क्या होता है? फिर राउटिंग होता है वेयर। ठीक है, मतलब हमें अब एच टी टी पी मेथड की मदद से ये तो पता चल गया कि भाई हमें एक्शन क्या परफॉर्म करना है, हमारा इंटेंट क्या है, पर उसका वो एक्शन हमें कहाँ पर जाके परफॉर्म करना है। समझ में आ रहा है? वो एक्शन हमें कहाँ पर जाके परफॉर्म करना है, ये हमारा राउटिंग डिसाइड करता है। ठीक है, और राउटिंग कैसे डिसाइड करेगा? राउटिंग तुम्हारे रिक्वेस्ट यूआरएल की मदद से डिसाइड करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब तुम जहाँ पे रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स भेज रहे हो। समझ में आ गया? क्या हो गया? क्या 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 मतलब इन दोनों का? एचटीटीपी मेथड बेसिकली डिफाइन करता है कि हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है, और राउटिंग डिसाइड करता है कि हमें कहाँ पर जाकर वो एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, और उसके बाद राउटिंग काम कैसे करती है बेसिकली? तो अगर जैसे कि हम इतनी क्लासेस हो गई, मैं तुम्हें जब भी कुछ वो दिखाता हूँ, तो मैं तुम्हें बोलता हूँ ना कि भाई, जब भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, या फिर बर्फ सूट में आता है, बर्फ सूट में आके मैं इतनी इतनी क्लासेस हो गई, मैं तुम्हें ये तो दिखाता हूँ कि भाई ये एक पोस्ट मेथड है और एक तरह का ये राउट है। समझ में आ रहा है? मैं तुम्हें अब तक इतनी इतनी क्लासेस हो गई तो मैं तुम्हें आके इतनी सारी चीजें दिखाई, तो अब उसका मतलब यहाँ से देखो एचटीटीपी राउटिंग काम कैसे करती है। एचटीटीपी राउटिंग ना सबसे पहले देखती है कि भाई आपने किस मेथड की मदद से कौन से राउट पे आप जाना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे भी ये लिखा वर्क सूट में बेसिकली रिस्पॉन्सेज और रिक्वेस्ट देखना ना एक थोड़ा सा अच्छा इंटरफेस दे देता है ये। ठीक है, और काफी सारी फंक्शनैलिटी दिखाया था। तो यहाँ पे देखो ये जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी थोड़ी देर पहले, तो इसमें मैंने क्या करा था, ये मैंने पोस्ट मेथड की मदद से इस वाले राउट पर गया था, मतलब स्लैश इमेज राउट पर गया था, स्लैश इमेज राउट पर गया था। समझ में आ रहा है? स्लैश इमेज राउट को तुम एज अ फ्लैट मान सकते हो जो किसी बिल्डिंग में है। ठीक है, अब बिल्डिंग का मतलब क्या है? बिल्डिंग का मतलब हो गया होस्ट। होस्ट क्या है? होस्ट यहाँ पे देखो, होस्ट का ये यूआरएल है जो क्लाउड फ्लेयर्स पे मैंने अभी डिप्लॉय कर रखा है। ठीक है, तो इसका फाइनल यूआरएल अगर तुम देखोगे तो क्या बन जाएगा? इसकी इस वाली होस्ट के आगे बस स्लैश डाल के इमेज आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो क्या करता है एच राउटिंग काम कैसे करती है कि सबसे पहले हम एक मेथड देखते हैं, फिर मेथड के बाद राउट देखते हैं, फिर उन दोनों को मिलाकर हम रिक्वेस्ट भेज देते हैं। ठीक है, सर्वर पे। फिर वो सर्वर पे जाके वो स्पेसिफिक राउट को ढूंढता है, और फिर उसके हिसाब से वो आगे देखता है
कि इस अब क्या करना है। अब मैं जैसे पिछली बार बताया था कि हम कुछ भी कहीं भी जाए, किसी भी सर्वर पे रिस्पॉन्स करते हैं तो उसके पहले उसकी कैपेबिलिटीज देखते हैं प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट की मदद से। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि रिक्वेस्ट भेजने के बाद वो सारी चीजें परफॉर्म होंगी जो भी हम नेसेसरी करते हैं। ठीक है, समझ गए। और उसके बाद ये जब रिक्वेस्ट वहां पहुंच गई तो सर्वर क्या करता है, सर्वर मैप्स द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हैंडलर। मतलब क्या है इसका, मतलब इसका यही है कि गेट मेथड के साथ कौन से, मतलब इस सॉरी इस स्पेसिफिक राउट पे कौन से मेथड्स पहली बार सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने सर्वर पे एक अभी के लिए http backend.com/image या स्टूडेंट। ठीक है, इसमें ये ना मेरा एक तरह का यूआरएल है। ठीक है, इसको नीचे लिखते हैं। एक ना मेरा ये यूआरएल है। ठीक है, इस यूआरएल में मेरा क्या है, सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स देखना। ये देखो, ये जो सिलेक्टेड पार्ट है ना अभी, ये सिलेक्टेड पार्ट है ओरिजिन या होस्ट। ठीक है, जो मेरी मान लो इस एनालॉजी के हिसाब से वो बिल्डिंग का नाम है, इस एनालॉजी के हिसाब से वो बिल्डिंग का नाम है। ठीक है, ये जो सिलेक्टेड पार्ट है। अब इस सिलेक्टेड पार्ट के बाद हम जो देखेंगे, ठीक है, इस सिलेक्टेड पार्ट के बाद हम देखेंगे कि भाई क्या राउट है। ठीक है, मतलब हम कौन से फ्लैट में जाना चाहते हैं, इस एनालॉजी के हिसाब से हम देखेंगे कि मतलब बिल्डिंग के नाम के बाद हम देखेंगे कि कौन से फ्लैट में वो बंदा जाना चाहता है। ठीक है, और इसको हम क्या, ये जो सिलेक्टेड पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राउट। ठीक है, तो अब राउट पे जाके जैसी रिक्वेस्ट इस वाले राउट पे चली जाती है स्पेसिफिक, जैसे इस वाले राउट पे वो रिक्वेस्ट चली जाती है तो उसके बाद पता है क्या होता है, उसके बाद ये जाकर ना चेक करते हैं कि भाई ये जो मेथड है, चेक कि मेथड सपोर्टेड है या नहीं। ठीक है, और उसके बाद ये आगे का काम करते हैं। समझ में आ गया, इस सेकंड लाइन का यही मतलब है कि अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम उसमें एक चीज पढ़ेंगे एमवीसी करके। तो उसमें एक तरह का बैकएंड का आर्किटेक्चर होता है कि हम एप्लीकेशंस बनाते कैसे हैं। तो उसमें हाँ हम हैंडलर्स बनाते हैं। हैंडलर क्या होता है, बेसिकली हैंडलर एक तरह का फंक्शन होता है। ठीक है, जो लॉजिक को रखता है अपने पास। ठीक है, कि हम जब भी कोई मेरे पास स्पेसिफिक तरह का डाटा आएगा, कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो मैं उसको किस तरह से प्रोसेस करूंगा, वो उसको हम हैंडलर बोलते हैं। ठीक है, हैंडलर का तुम नाम ही देख लो ना भाई, हैंडलर मतलब जो चीजें हैंडल करे। क्या हैंडल करेगा, रिक्वेस्ट तो हैंडल करेगा। समझ में आ गया। तो और इसके बाद क्या करता है, सर्वर एग्जीक्यूट्स बिजनेस लॉजिक एंड डाटाबेस ऑपरेशन। हाँ वही चीज मैंने जो बताया। और फिर एंड में वो डाटा रिस्पॉन्स कर देगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, देखने में। तो उसके बाद अलग अलग तरह के राउट्स होते हैं। मैं तुमको अब तक इतना तो समझ आया कि राउट होता क्या है। ठीक है, कि सबसे पहले एक ओरिजिन यूआरएल होता है, ओरिजिन या होस्ट का यूआरएल होता है। ठीक है, जो एनालॉजी से समझना चाहो तो एक तरह का बिल्डिंग है। ठीक है, अब इस बिल्डिंग के अंदर काफी सारे फ्लैट्स हैं। अब हर फ्लैट्स के कुछ ना कुछ नाम है, हर फ्लैट्स का कोई नेम प्लेट लगी है। तो उसके वो एक तरह के राउट्स हो गए। ठीक है, अब देखो, अब अलग अलग तरह के राउट्स होते हैं। ठीक है, अब पहला राउट क्या होता है, पहला राउट का नाम है स्टैटिक राउट्स। अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है, अगर तुम समझो तो स्टैटिक का मतलब होता है कि जो चीज ठहरी हुई हो, जो चीज चेंज ना हो टाइम के साथ, जो टाइम के साथ कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर तुम याद रखोगे, राउट्स विथ नो वेरिएबल पैरामीटर्स दे रिमेन कांस्टेंट। मतलब इसका यही है कि उसके अंदर जो भी राउट होता है, मतलब जो भी हम राउट लिखेंगे। ठीक है, एक तरह का राउट ही तो है जो भी हम लिखेंगे, ये टाइम के साथ ऐसा ही रहेगा। ठीक है,
जैसे कि मैंने ये वाला राउट देखा था, ये chatgpt.com स्लैश सी डैश सॉरी स्लैश सी स्लैश एस आई डी। ये आईडी तो हो सकता है भाई टाइम के साथ चेंज हो जाए, ठीक है, तो वो ये एक तरह का स्टैटिक राउट नहीं है। लेकिन मैं अगर ये वाला राउट देखें तो ये वाला राउट टाइम के साथ सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे स्टैटिक राउट। समझ में आ गया? तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, तो ये बेसिक बेसिक देख लेना कि मतलब फिक्स्ड स्ट्रिंग दैट नेवर चेंजेस, मतलब कोई भी एक तरह की स्ट्रिंग समझते हो ना, कि मतलब कोई भी ऐसी चीज, मतलब वर्ड मान लो, लाइन मान लो, ठीक है, जो मतलब प्रोग्रामिंग के उसके हिसाब से वो जो डबल कोट्स में होते हैं वो स्ट्रिंग्स होती हैं। लेकिन यहाँ पे देखो तो तुम समझने की कोशिश करो कि कुछ भी एक बड़ी सी सेट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो टाइम के साथ चेंज ना हो। समझ में आ गया? और ऑलवेज रिटर्न द सेम टाइप ऑफ डाटा, मतलब जब भी हम इस स्पेसिफिक राउट पे, सॉरी स्टैटिक राउट पे कोई भी रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमेशा वो एक तरह का ही डाटा देगी, ठीक है। और कोई भी डायनेमिक पैरामीटर्स नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं होगा, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो टाइम के साथ चेंज होए, ठीक है। इसको आगे हम समझेंगे। मतलब समझ यार, इसका अगर हम लाइव एग्जांपल देखें तो यहाँ से देख सकते हो, जैसे कि मैंने ये वाला ऐप बनाया था। तो इस पे देखो, सबसे पहले स्टैटिक राउट्स है, ठीक है। आज इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है भाई कि तुमको मैं बोल तो देता हूँ कि जाकर घर पे, मतलब घर पे तो वही तुम लोग, मतलब क्लास के बाद नेटवर्क टैब में थोड़ा सा करने की कोशिश करना, चीजें इंटरेस्टिंग है, लेकिन तुम शायद ही करते हो। तो इसके लिए मैंने एक थोड़ा इंटरेक्टिव सा ऐप बना दिया आज, ठीक है। तो इसमें तुम हर तरह की राउटिंग समझ सकते हो, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ। मैं हो सकता है इसमें थोड़े और एग्जांपल, अभी ये हो मतलब डिप्लॉयड नहीं है, थोड़ी देर बाद मैं इसको तुम्हें लाइव लिंक दे दूँ। तो चलो सबसे पहले पहले तरह का राउट देखते हैं, ठीक है। पहले तरह का राउट क्या होता है, पहले तरह का स्टैटिक राउट होता है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये इसके एग्जांपल्स हैं कुछ। तो इसके एग्जांपल हैं, तो सबसे पहले गेट ऑल बुक्स। तो सबसे पहले मैंने क्या करा है, मैंने ना एक ऐप बनाया है जो मेरा इस यूआरएल पे जाकर, समझ में आ रहा है, इस यूआरएल पे जाकर जो मेरा होस्ट का यूआरएल है, इसका मतलब क्या है, जो मेरा सर्वर का यूआरएल है, मतलब जो जहां पे मेरा एक्चुअल में सर्वर एग्जिस्ट करता है, ये उसका यूआरएल है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने क्या करा है, इसके अंदर मैंने राउट्स डिफाइन करे हैं, ठीक है। राउट्स पे डिफाइन करे हैं, राउट्स डिफाइन करे हैं सबसे पहले स्लैश एपीआई स्लैश बुक्स, ठीक है। अब ये एक तरह का स्लैश एपीआई, तुम एक तरह का ये सिमेंटिक है। सिमेंटिक मतलब क्या होता है, सिमेंटिक मतलब होता है लिखने का तरीका, ठीक है। मतलब किसी भी कुछ भी चीज हम करते हैं तो उसको करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। जैसे पाइथन, अगर तुमको थोड़ा बहुत पता हो तो पाइथन में क्या होता है, पाइथन में हम इंडेंटेशन फॉलो करते हो ना, कि भाई कि मतलब सेट ऑफ टैब्स यूज करते हो कुछ भी चीज अलाइन करने के लिए, वहां पे ब्रेसिस का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। मतलब स्टार्ट और एंड ऑफ ब्लॉक दिखाने के लिए। समझ में आ रहा है? तो वो एक तरह का सिमेंटिक है, मतलब चीजों को लिखने का तरीका, ठीक है। तो ये एपीआई जो है ये भी एक तरह का यहाँ पे सिमेंटिक ही मान लो तुम लोग अभी के लिए, ठीक है। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, जब भी तुम कोई भी एपीआई बनाते हो तो तुम ऐसे बनाते हो, ठीक है, कि सबसे पहले एपीआई, फिर उसके बाद वर्जनिंग करते हो। वैसे तो आगे वो आगे हम आगे देखें, तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस वाले यूआरएल पे जा रहे हैं, ठीक है। इस वाले यूआरएल पे जाके हम क्या मेथड दे रहे हैं, इस वाले यूआरएल पे जाके हम पोस्ट मेथड दे सॉरी गेट मेथड दे रहे हैं, ठीक है। एक गेट मेथड हम हमें क्या करेगा, गेट मेथड इस वाले राउट पे जाएगा, किस वाले राउट पे जाएगा, इस बुक वाले राउट पे जाएगा, और सारी की सारी बुक्स फेच कर लेगा, जो भी हमने सर्वर पे सेव करके रखी है वो सारी बुक्स सेव कर लेगा। तो हमें इसको ट्राई करना है, तो हम ट्राई बटन पे क्लिक करें। उसके बाद देखो इसने क्या करा, इसने रिस्पॉन्स दिया हमें। रिस्पॉन्स फिर कैसे दिया, रिस्पॉन्स में सबसे पहले हम स्टेटस कोड देखें कि भाई स्टेटस कोड, क्योंकि हमें क्या होता है, स्टेटस कोड सबसे बेस्ट तरीका होता है कि चीजें कैसी, मतलब हाई लेवल समझने का तरीका होता है कि भाई उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब रिस्पॉन्स क्या रहा, कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई, हमने कुछ गलती कर दिया, सर्वर ने कर दिया, कुछ और हो गया, ठीक है।
तो इसने बोला 200, 200 का मतलब है भाई सब कुछ बढ़िया है, ओके एकदम, ठीक है। और उसके बाद इसने यूआरएल दिखाया, यूआरएल में हमें इसने बताया कि हमने जो रिक्वेस्ट भेजी थी वो कहाँ गई। उसके बाद इसने मेथड दिखाया, मेथड क्या है, मेथड हमें बता रहा है कि हमने किस तरह का मेथड अभी परफॉर्म करा। और उसके बाद इसने रिस्पॉन्स दिखाया, रिस्पॉन्स का मतलब जो भी सर्वर ने हमें डाटा भेजा है। अब तुम बोलोगे कि ये क्या है, अजीब तरीके से अजीब अजीब तरीके का डाटा है। तो ये एक तरह का तुम जेसॉन है, जेसॉन मतलब अगर तुम समझो तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये तुम बाद में पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल है, ये भी एक तरह का लिखने का तरीका ही है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, ये ब्रेसिस के अंदर के ब्रेसिस के अंदर हम डाटा डिफाइन करते हैं। अब डाटा को की वैल्यू पेयर्स में डिफाइन करते हैं। की वैल्यू पेयर्स में हम डिफाइन जब करना होता है तो उसके लिए भी हर की या वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हम ये उसको एज अ स्ट्रिंग लिखते हैं, ठीक है। इसके बारे में तुम बाद में देखेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसमें इसने क्या करा, इसने रिस्पॉन्स में सबसे पहले हमें दो चीजें दी, पहला मैसेज दिया और दूसरा डाटा दिया, ठीक है। तो मैसेज में इसने क्या बोला, मैसेज में बोला स्टैटिक राउट गेट ऑल बुक्स। इसका मतलब ये है कि हमने स्टैटिक राउट पे गेट और स्टैटिक राउट पे गेट ऑल बुक्स करने की कोशिश करी है। उसके बाद इसने एक डाटा दे दिया जिसमें हमने इसने हमें एक एरे एरे दिया है रिस्पॉन्स में। उस एरे में हमने उस एरे में इसने काफी सारे ऑब्जेक्ट्स रिस्पॉन्स करे जिसमें बुक्स का डाटा है, जैसे बुक्स की आईडी हो गई, टाइटल हो गया, ऑथर हो गया, प्राइस हो गया, ठीक है। और ये जो राउट है ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, ठीक है। और सेम एक और एग्जांपल दिया है, ये तुम देख लेना बाद में। और उसके बाद आते हैं हम दूसरे तरह के राउट पे, डायनेमिक राउट्स, ठीक है। ये डायनेमिक राउट्स क्या होते हैं, डायनेमिक राउट्स ऐसे राउट्स होते हैं जो टाइम के साथ चेंज हुए, ठीक है, जो टाइम के साथ चेंज हुए। समझ में आ रहा है। तो ये काम कैसे करता है, सबसे पहले सर्वर्स यूजेस पैटर्न मैचिंग विथ डायनेमिक प्लेस होल्डर्स। तो इसको छोड़ो अभी। तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं। तो मान लो मैं मेरे पास ना एक राउट है, स्टूडेंट राउट, ठीक है। इसको स्टूडेंट को स्टूडेंट्स कर लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स राउट है एक। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम जब भी इस वाले राउट पे जाके गेट मेथड करते हैं ना, तो इस वाले राउट पे जाके जब भी हम गेट मेथड करते हैं, गेट मेथड करते हैं, तो ये ना हमें जो भी है सारे स्टूडेंट्स का डाटा हमें रिस्पॉन्स कर देता है, ठीक है। लेकिन हम अब क्या चाहते हैं कि भाई हम ना सिर्फ एक बार में सारे स्टूडेंट्स का डाटा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का डाटा फेच करना चाहते हैं, जिसकी आईडी ना कुछ होगी। इसकी आईडी मान लो एक टाइम के लिए मैं 1 होगी, ठीक है। 1 तो वैसे आईडी होती नहीं है, आईडी तो बड़ी होती है। फिर भी मान लो एक स्टूडेंट है जिसकी आईडी 1 है, तो हम उसको फेच करना चाहते हैं, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ना एक फिर दोबारा से एक रिक्वेस्ट भेजनी है, जो रिक्वेस्ट ना अब इस बार मैं आईडी नंबर 10, सॉरी मतलब जिस स्टूडेंट की आईडी 10 है उसकी उसका डाटा फेच करना चाहता हूँ सर्वर पे। अब यार यहाँ पे देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि हम हमारे पास 1000 बच्चे हो सकते हैं। अब हम ऐसा तो है नहीं कि भाई 1000 बच्चों के लिए 1000 राउट्स लिखें बैठकर, हैं। वो चीज तो भाई इनएफिशिएंट है, वो चीज तो इनएफिशिएंट है। समझ रहे हो, वो चीज तो भाई मतलब सेंस ही नहीं बनाती। अब मान लो 1000 स्टूडेंट्स है, अब 1000 का तुम लिखने लग जाओगे। अब 1000 में 1000 मान 1000 छोड़ो, 1000 से तो कई ज्यादा होता है, 1 लाख बच्चे हैं। अब 1 लाख राउट्स तुम लिखोगे भाई, तुम्हारा सर्वर बढ़ जाएगा, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है वो, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल चीज होती है, डायनेमिक राउट्स। उसमें हम क्या करते हैं कि भाई हमने एक ये तरह का एक राउट तो ये डिफाइन कर दिया, ठीक है। इसके बाद ना हम बोलेंगे कि भाई हम ना एक ना इसके इस राउट के अंदर ना एक पैरामीटर पास करेंगे। अब पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का तुम मतलब ही समझो। पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई भी एक ऐसी कंडीशन होगी, ठीक है, कोई भी एक ऐसा रूल होगा, ठीक है। तो पैरामीटर को तुम वैसे समझ सकते हो। तो कोई भी एक तरह का पैरामीटर हम इस यूआरएल में पास करेंगे, ठीक है, जो टाइम के साथ चेंज होता रहेगा।
और क्योंकि वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो टाइम के साथ जो चीज चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक बोलते हैं। ठीक है। तो ये एक तरह का डायनेमिक राउट होता है। ठीक है। और हमें कोई भी इस यूआरएल के अंदर कोई पैरामीटर ऐड करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले एक ये यूआरएल है, इसके आगे हम लिखेंगे स्लैश, उसके बाद कोलन, और उसके बाद उस पैरामीटर का नाम। अब पैरामीटर का नाम अभी के लिए मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया आईडी। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया आईडी। तो अब फ्यूचर में मान लो मेरे को ना रिक्वेस्ट भेजनी है सर्वर पे कि भाई मेरे पास जो स्टूडेंट्स का डाटा है ना उसमें से ना स्टूडेंट नंबर 6 का डाटा जाकर फेच करके लाओ। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं क्योंकि मैंने इस तरह से अपने बैकएंड पे अपने बैकएंड पे इस तरह से डाटा, सॉरी, राउट को डिफाइन कर रखा है, राउट को इस तरह से डिफाइन कर रखा है। तो अब मैं उसको इजीली एज अ डायनेमिक राउट ऑपरेट कर सकता हूँ, जो मेरे को अलाउ करेगा कि भाई ये जो आईडी की फील्ड है ना, ये आईडी की मतलब स्टूडेंट्स स्लैश के बाद जो भी चीज आएगी। अब इसके बाद मान लो एक बड़ी सी स्ट्रिंग आ गई जो अजीब सी आईडी शो करती है। ठीक है। फिर मैं इस आईडी को जाके आराम से फेच कर, मतलब आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ यूआरएल में, और उसके बाद उस आईडी का स्टूडेंट अपने बैकएंड में सर्च करके रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है। तो क्या करा हमने यहाँ पे, तो सबसे पहले हमने एक यूआरएल, सॉरी, एक राउट डिफाइन करा जो डायनेमिक होगा। अब डायनेमिक मतलब, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया कि स्टूडेंट्स का डाटा है। अब मैं हर स्टूडेंट का डाटा, स्टूडेंट का डाटा चाहता हूँ कि मैं एक एक करके निकालूं कि मैं एक बार में कोई भी स्पेसिफिक स्टूडेंट का डाटा निकालना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम एक डायनेमिक राउट डिफाइन करेंगे। ठीक है। और डायनेमिक राउट डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक अ, किसी भी राउट के आगे स्लैश लगा के फिर कोलन फिर आईडी। ठीक है। कोलन फिर आईडी, जरूरी नहीं है आईडी तुम लिखो, इसमें तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, इसमें तुम अपना नाम लिख दो, क्या क्या फर्क पड़ता है। समझ में आ रहा है। लेकिन अभी के लिए हमने यहाँ पे इसको आईडी दे दिया। ठीक है। तो उसके बाद इसका क्या क्या अलाउ करेगा, हमें ये अलाउ करेगा हम अपने बैकएंड से कुछ भी वेरिएबल इंफॉर्मेशन इस आईडी फील्ड की जगह लिख सकें। अब मान लो ये 1 हो सकता है, ये टू टू हो सकता है, ये 65 23 52 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। अब ये एक्चुअल में काम कैसे करता है, तो अब हम वो समझेंगे। तो जब भी कोई भी किसी भी बैकएंड पे सर्वर, सॉरी, किसी बैकएंड पे रिक्वेस्ट जाती है डायनेमिक राउट पे, तो डायनेमिक उस फिर वहां पे जाके सबसे पहले पता क्या होता है, वो ना पैटर्न मैचिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। पैटर्न मैचिंग टेक्निक्स मतलब कि हमने यहाँ पे ये देखो, एक तरह का सिमेंटिक ही तो यूज करा। सिमेंटिक मतलब एक तरह का शो करने का तरीका ही तो यूज करा यहाँ पे डाटा। तो हमने यहाँ पे क्या करा है कि एक पैटर्न लिख दिया कि भाई मैंने जो भी कोलन के बाद लिखूं ना वो एक तरह का पैरामीटर है, वो एक पैरामीटर का नाम है। ठीक है। तो अब मान लो मैंने यहाँ पे ये इस वाले यूआरएल पे जाके रिक्वेस्ट भेज दी। तो यहाँ पे फिर क्या करेगा सर्वर के पास, जब ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास ये जब रिक्वेस्ट जाएगी गेट मेथड के साथ, तो ये क्या होगा, गेट मेथड के साथ जब ये रिक्वेस्ट जाएगी तो फिर क्या होगा, तो सबसे पहले पैटर्न मैच करेगा। और पैटर्न मैच से वो क्या करेगा, पैटर्न मैच से पता है वो क्या करेगा, वो ये वाला यूआरएल और ये वाला यूआरएल दोनों ना मिलाकर देखेगा। ठीक है। और ये मिलाकर देखेगा, फिर वो देख लेगा कि भाई मेरे इसका यूजर ना हमें कोई स्पेसिफिक तरीके की इंफॉर्मेशन ना हमें प्रोवाइड करना चाहता है। ठीक है। और उस यहाँ पे इस केस में क्या है, वो स्टूडेंट की आईडी है, ताकि हम उसको ढूंढ के फिर रिस्पॉन्स में भेज सकें। तो यहाँ पे वो देखेगा कि भाई ये 73 जो है ना, ये एक आईडी लग रही है। ठीक है। तो फिर ये आईडी आराम से यहाँ पे फेच कर लेगा। ठीक है। समझ में आ रहा है बैकएंड पे। फिर वो मतलब पैटर्न मैचिंग टेक्निक्स यूज करके आईडी को पहचान लेगा उस यूआरएल से। फिर उस यूआरएल में जाके
फिर उसको जाके तुम कैसे भी यूज कर सकते हो। तो उसका कन्वेंशन क्या होता है, जैसे कन्वेंशन मैंने यहाँ पे तुम्हें एक करके दिखाया कि स्लैश आईडी। अब स्लैश आईडी है, स्लैश आईडी की मतलब स्लैश नहीं, सॉरी, कॉलन 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 आईडी। अब आईडी बस एक नाम है, ठीक है। इसकी जगह तुम कुछ भी नाम यूज कर सकते हो। हमारा जो कन्वेंशन है वो सिर्फ ये है, मतलब कोलन उसके बाद कुछ भी पैरामीटर का नाम, ठीक है। और फिर हम इसको यूआरएल पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। क्वेरी, हाँ, पाथ 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 वेरिएबल्स, हाँ ठीक है। तो अब और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोर्टेड है, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का स्टैंडर्डाइज पे ही है। कुछ भी किसी भी लैंग्वेज में जाओगे तो ये सब चीजें कॉमन है, सब चीज कॉमन है, ठीक है। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तुम जावा में कर रहे हो, तुम नोड जेएस में कर रहे हो, चाहे नोड जेएस रन टाइम है वैसे, गो में कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी, ये सारी चीजें हर जगह सेम है। तो यहाँ पे देखो मैंने तुम्हें बताया ना कि अगर तुम्हें यहाँ पे समझ आया अभी थोड़ा, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे इस ऐप को, मान लो ये ऐप ना मेरा एक सर्वर है, ठीक है। ये ऐप जो है मेरा सर्वर है। तो इस सर्वर पे जाके हमने ना एक गेट रिक्वेस्ट भेजी, और एक गेट रिक्वेस्ट पता है हमने कहाँ भेजी, एक गेट रिक्वेस्ट भेजी इस वाले यूआरएल पे, सॉरी इस वाले राउट पे। वो क्या है, वो स्लैश एपीआई स्लैश यूजर स्लैश ये क्या बोलते हैं, डायनेमिक पैरामीटर, ठीक है, मतलब पाथ वेरिएबल, वैसे इसको पाथ वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक हैंडलर दे दिया, हैंडलर मतलब एक तरह का फंक्शन। ये वैसे जावास्क्रिप्ट का वो है, जावास्क्रिप्ट में लिखने डिफाइन करने का तरीका है, इसको उस पर ज्यादा ध्यान ना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम इतना समझो कि डायनेमिक राउट्स होते क्या है, समझ में आ गया। उसके बाद पाथ पैरामीटर्स वर्सेस क्वेरी पैरामीटर्स, ठीक है। तो डायनेमिक राउट्स जो होते हैं ना, तो उसमें हम इंफॉर्मेशन दो तरीके से पास करते हैं, कर सकते हैं पहली, ठीक है। अब कैसे, चलो आओ यहाँ देखते हैं। तो मैंने अभी तो तुम्हें एक पहला ये बताया, ठीक है, कि एक तरीका ये हो गया, ठीक है, एक तरीका ये हो गया। हाँ, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, डायनेमिक ये राउट लिखने का। एक तरीका और होता है जिसको हम, छोड़ो पहले यहाँ देखते हैं। तो दो तरीके के पैरामीटर्स होते हैं डायनेमिक राउट्स में, ठीक है। तो पहला जो मैंने अभी ये बताया ना, कॉलन डाल के फिर कोई भी पैरामीटर का नेम, ठीक है। तो ये होता है एक तरह का पाथ पैरामीटर, इसको हम बोलते हैं पाथ पैरामीटर, ठीक है। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये हमारे यूआरएल का ना एक तरह का हिस्सा ही तुम समझ सकते हो, ठीक है। ये यूआरएल का एक तरह का पार्ट होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब भी मैं इस यूआरएल पे जाके स्लैश कोई भी आईडी, मतलब आईडी 12 करूंगा, तो इसका मतलब ये वाला जो डाटा है ना, वो स्पेसिफिक किसी ना किसी रिसोर्स को या किसी ना किसी डाटा को दर्शाएगा, समझ रहा है, समझ रहे हो, शोज सम डाटा, ठीक है। मतलब वो किसी ना किसी तरह का इस राउट के ऊपर डाटा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, समझ में आ रहा है। तो इसलिए, और इससे हम ये जान सकते हैं कि ये जो है हमारे यूआरएल का एक तरह से पार्ट ही है, ठीक है। ये वैसे लिखने का तरीका है। तो एक एक तो तरीका ये हो गया, मतलब समझ रहे हो ना, कि हमें कोई भी डायनेमिक वैल्यू वेरिएबल वैल्यू हम अपने यूआरएल में पास कर सकते हैं।
और एक तरीका और होता है जिसको हम क्वेरी पैरामीटर्स बोलते हैं। क्वेरी पैरामीटर्स क्या होते हैं? क्वेरी पैरामीटर्स में मान लो इसके अलग अलग यूज केस हो सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ना कोई बच्चा ना अ, जैसे कि मेरे पास एक चैट एप्लीकेशन है, ठीक है, या फिर मान मेरे पास एक ना ट्विटर है, ठीक है। ट्विटर पे अभी मैं, एक मिनट। हाँ, तो इस पे मान लो मैं कुछ भी जब ये करूंगा, तो जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, तो फिर ये पता है कहाँ जा रहा है? ये एक तरह से अगर बैकएंड पे हम देखें, तो मैं इस सर्च बॉक्स में जब भी कुछ लिखूंगा तो पता है क्या कर रहा है वो जाके ना वो एक क्वेरी जनरेट कर रहा है, मतलब सर्च इक्वल्स टू नरेन, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? ये मतलब इन सब के अलग अलग यूज केसेस, मतलब कुछ भी चीज हम डिफाइन करते हैं, कुछ भी चीज बनाते हैं, तो वो यूज केस के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, ठीक है। तो कहाँ चला गया यार? हाँ, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बेसिकली देखो, पहला तो ये पाथ पैरामीटर हो गया, ठीक है, मतलब डायनेमिक राउट डिफाइन करने का ये पाथ पैरामीटर हो गया। इसमें हमने क्या करा, कोलन डाल के कोई भी पैरामीटर का नाम दे दिया, तो एक ये डायनेमिक राउट बन गया। अब हमें डायनेमिक राउट बनाना है, पर दूसरी तरीके से बनाना है। अब हमें यहाँ पे करने क्या करना है भाई? मैं ना चाहता हूँ कि भाई अब मैं एक इंफॉर्मेशन की जगह ना काफी सारी इंफॉर्मेशन भेजूं, ठीक है। अभी तो हमें मान लो यहाँ पे सिर्फ एक एक तरह की इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं ना, हम एक बार में सिर्फ एक आईडी ही भेज सकते हैं, समझ रहे हो? अब मेरे को मान लो 4 आईडी भेजनी है एक बार में, तो मैं कैसे करूंगा? नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? तो अब मैं इस फिर पता है क्या करूंगा? या फिर मेरे को इस चार सिर्फ आईडी की जगह मेरे को अलग अलग कुछ इन्फॉर्मेशन भी भेजनी है सर्वर के पास, तो मैं कैसे करूंगा? कुछ कुछ इसका तरीका नहीं है। तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक हमने एक और तरह का राउट मतलब डायनेमिक राउट क्रिएट करने का तरीका बनाया। उसको क्या बोलते हैं हम? ये कौन है? मैं हूँ। हम्म, तो ठीक है, हमने एक नया तरीका बनाया, उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर्स, ठीक है। अब हम इससे सिर्फ एक वैल्यू की जगह, मतलब यहाँ पे सिर्फ हम आईडी भेज सकते थे, एक एक वैल्यू की जगह हम मल्टीपल चीजें भेज सकते हैं एक बार में, ठीक है। अब कैसे? अब वो ऐसे देखो। अब सबसे पहले हम क्वेरी पैरामीटर डिफाइन करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले ये एक राउट है, मतलब एक ये यूआरएल है, राउट है, ठीक है। इसके बाद हम इस पे लिखेंगे बिना स्लैश के, बिना स्लैश के ही ना, हाँ, बिना स्लैश के ही क्वेश्चन मार्क आ गया यार, क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद कोई भी जो हम कोई भी डाटा हम जो जो सर्वर तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। अब हम जब यहाँ पे मल्टीपल डाटा भेज रहे हैं, तो हमें उसको मल्टीपल डाटा को ना नाम भी देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम डाटा ना ऐसे ही भेज दें, क्योंकि भाई अगर हम काफी सारी चीजें भेज भेज रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे तो ये था कि भाई हम हमारे पास एक ही आईडी आ रही थी, तो सर्वर को पता है कि भाई ये जो भी यहाँ पे डाटा होगा वो आईडी ही होगी, उसमें कोई क्या बोलते कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। अब लेकिन यहाँ पे हम मल्टीपल डाटा भेज रहे हैं, तो हमें ना यहाँ पे अब उसको ना नाम भी देना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे की वैल्यू पेयर में भेजते हैं, ठीक है। की क्या होती है बेसिकली? की वैल्यू पेयर में भेजते हैं, समझ में आ रहा है? और की क्या होती है बेसिकली? की बेसिकली किसी को भी आइडेंटिफाई करने का तरीका होती है, जैसे जैसे कि, और वैल्यू तो वैल्यू ही होती है, ठीक है। कि तुम मान सकते हो किसी का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम सबसे पहले एक ना क्वेरी पैरामीटर डिफाइन करेंगे कि सर्च नरेन, ठीक है। और हमें एक और डाटा भेजना है कि भाई ये
हमने जो है इसमें ना एक नाम भेज दिया है, सर्च के अंदर हमने एक ना क्वेरी भेज दिया है कि मतलब भाई इसका जो है ये नाम, इस नाम से एक बंदा सर्च करो डाटा, मतलब डाटाबेस में, ठीक है। और हमको ना अब ये नाम से वो बंदा मिल तो गया, अब हो सकता है कि काफी सारे लोग हैं इस नाम से, तो हम चाहते हैं कि एक जो जिसकी उम्र 21 साल है सिर्फ वो ही आए रिजल्ट में। तो हम क्या करेंगे इसको, और डाटा भेजने के लिए हम एंड का यूज करेंगे, फिर एज, फिर 21, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक तरह का डायनेमिक राउट हो गया, जिसमें हम सर्वर को डाटा भेज रहे हैं कि भाई ये सर्च मैंने एक की डिफाइन करी है, इस की में मैंने उसका नाम दिया है, ठीक है। या फिर तुम इस सर्च को हटा के नाम भी लिख सकते हो, ठीक है, कि भाई नाम मैंने दिया है नरेन और उसकी एज है 21। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों डाटा मैं भेज रहा हूँ, और इन दोनों डाटा के बाद आप इसको प्रोसेस करके मेरे को रिजल्ट दो। समझ में आ गया? तो ये दो तरीके होते हैं क्वेरी पैरामीटर्स डिफाइन करने का, ठीक है। और उसके बाद वाई यूज क्वेरी पैरामीटर्स। एक मिनट। हेलो, हाँ। तो हमने ये दो तरीके देखे अभी, कोई भी डायनेमिक राउट को डिफाइन करने का। पहला क्या था? पहला था पाथ पैरामीटर, जिसमें हम एक तरीके का डाटा किसी भी स्पेसिफिक राउट पे भेज सकते हैं, ठीक है। और लेकिन मान लो हमें मल्टीपल डाटा भेजना हो, अरे यार एक मिनट बस। हाँ सॉरी। तो हाँ, तो डायनेमिक राउट डिफाइन करने का दो तरीके होते हैं। एक पाथ पैरामीटर, जिससे हम एक वैल्यू सर्वर पे भेज सकते हैं यूआरएल में, ठीक है। और जो पाथ का हिस्सा होता है, इसका मतलब क्या है कि जो भी हम वैल्यू भेजेंगे उस वो रिसोर्स वहां पे सर्वर पे एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन क्वेरी पैरामीटर हो सकता है, क्वेरी पैरामीटर्स में हम पहली बात अलग अलग तरीके के डाटा भेज सकते हैं, ठीक है। अलग अलग वैल्यूज भेज सकते हैं, एक से ज्यादा वैल्यूज भेज सकते हैं एक बार में यूआरएल के अंदर, ठीक है। और ये की वैल्यू पेयर्स इसका यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक बार में काफी सारा डाटा भेज रहे हैं, तो हम उसको नाम देना पड़ेगा ताकि वो वहां पे जाके आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। और वाई यूज क्वेरी पैरामीटर, तो क्वेरी पैरामीटर्स को हमें क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो गेट रिक्वेस्ट डोंट हैव अ बॉडी। जैसे कि तुम्हें पता है कि गेट रिक्वेस्ट में अभी तक इतना पढ़ा तो तुम्हें इतना पता चल गया हो कि गेट रिक्वेस्ट सबसे पहले फेच करने के लिए डाटा, कोई भी डाटा फेच करने के लिए यूज होती है, ठीक है। और ऑब्वियसली हम कुछ चीजें सिर्फ फेच करना चाहते हैं, तो हमें कुछ प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ भी चीज प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब क्या है, हमें जैसे कि हम कोई भी डाटा क्रिएट करते हैं तो हमें उसमें नाम, ईमेल, पासवर्ड, ये सब देना पड़ता है ना, ठीक है। तो लेकिन गेट में ऐसा नहीं, हम डायरेक्ट उसको फेच कर सकते हैं बिना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ऑब्वियसली हेडर्स में तुम्हारा ऑथराइजेशन टोकन और बाकी चीजें जाएंगी ही, ठीक है। लेकिन हमें बॉडी में कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उस केस में तुम क्वेरी पैरामीटर्स यूज कर सकते हो, ठीक है। कि तुम्हें भाई, तुम गेट रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो,
पर यार तुम बॉडी तो डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो बॉडी डिफाइन नहीं कर सकते तो हम सर्वर तक डाटा कैसे भेजें यार? तो उसमें हम क्वेरी पैरामीटर्स यूज करते हैं। ठीक है, क्वेरी पैरामीटर्स या फिर पाथ पैरामीटर्स। ठीक है, डायनेमिक राउट के साथ, इससे हम स्पेसिफिक डाटा सर्वर तक पहुंचा सके। ठीक है, नीड अ वे टू सेंड एडिशनल डाटा। देखो वही एडिशनल डाटा अब हमें चाहिए, तो हमें कुछ ना कुछ तरीका तो लगाना पड़ेगा ना, समझ लो। तो इसके अलग अलग यूज केसेस होते हैं। ठीक है, यूज केसेस मैंने इस ऐप में भी दिखाने की कोशिश करी है वैसे। तो सबसे पहला है पेजिनेशन। अब पेजिनेशन क्या होता है? तो google.com पे आते हैं, ठीक है, पहले इस पे मान लो मैं HTTP, तो यहाँ पे ये पेज है, मतलब ये एक जो पेज है, मतलब जो मैं जैसे ही मैंने HTTP सर्च करा, तो उसके बाद मेरे पास ना एक पेज खुल के आया। अब इस पेज में ना कितने यूआरएल है, एक दो तीन चार, मतलब कुछ 10 10 12 यूआरएल होंगे। ठीक है, एक बार में फिर गूगल ने क्या करा, मेरे को ना एक बार में सिर्फ टॉप के 10 यूआरएल दिखाए। इसने ऐसा नहीं करा। अब भाई HTTP मैंने सर्च करा, ऐसा हो सकता है कि इस कीवर्ड की 1000 वेबसाइट्स हो, इस कीवर्ड को स्टोर करके 1000 वेबसाइट बन रखी हो। अब वो 1000 वेबसाइट एक बार में दिखाएगा तो उसका सर्वर क्रैश कर जाएगा। ठीक है, इतना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पूरे गूगल के सर्वर पे आपको अकेला मैं ही यूज कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो वो क्या करता है भाई, टुकड़ों में डाटा दिखाता है। तो वो क्या करता है कि एक बार में सिर्फ शुरुआत के 10 पेज दिखाता है। तो इसको ही पैजिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसने क्या करा कि पहले पेज में इसने मेरे को मान लो 10 12 यूआरएल दिखाया, फिर दूसरे पेज में जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये दोबारा से डाटा फेच करके मेरे को कुछ पेजेस दिखाएगा। समझ में आ गया ना क्या बोलना चाहता हूँ? तो इसमें इसने कुछ कुछ चीजें डिफाइन कर रखी होगी कि जैसे कि लिमिट क्या है भाई। लिमिट का मतलब क्या है? लिमिट का मतलब ये है कि भाई एक पेज में हम कितनी वेबसाइट्स दिखा रहे हैं यूजर को। समझ रहे हैं? मतलब गूगल ने एक लिमिट डिफाइन कर रखी होगी कि भाई एक एक बार में कितनी वेबसाइट्स तुम्हें दिखानी है। ठीक है, कितनी लोड करनी है। ठीक है, एक पेज में। और भी काफी सारी चीजें हैं, तो चलो यहाँ देखते हैं। तो इसका ना हम क्वेरी पैरामीटर्स का ऐसे यूज कर सकते हैं। पैजिनेशन में हम क्या करेंगे, हमने एक एक ही राउट डिफाइन कर दिया, उसमें एपीआई बुक्स में जाके, मतलब इस वाले राउट पे जाके हमें हमने सबसे पहले एक क्वेरी पैरामीटर डिफाइन करके हमने क्या करा, एक की वैल्यू पेयर बनाया। इसमें हमने एक पेज वेरिएबल लिखा। ठीक है, एक पेज की बनाई, उसमें हमने टू लिख दिया, मतलब हम एक दूसरे पेज को फेच करना चाहते हैं। ठीक है, और उसमें हमने उसके बाद लिमिट भी डिफाइन कर दी यूआरएल पैरामीटर में कि भाई एक पेज में, जो है इस वाले पेज में, वो तुम ना 20 चीजें ले आना। ठीक है, मतलब 20 बुक्स ले आना। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे तो सबसे पहले डायनेमिक राउट्स। तो डायनेमिक राउट्स के एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले गेट यूजर बाय आईडी, मैंने जैसे लिखा है कि तो ये होस्ट का यूआरएल हो गया। उसके बाद ये एक तरह का राउट हो गया। ठीक है, अब राउट करके उसके बाद हमें एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का जिसकी आईडी 1 2 3 है, उसका डाटा फेच करना है। तो हम जब इसको ट्राई करेंगे, उसके बाद ये हमें डाटा रिस्पॉन्ड करेगा। डाटा रिस्पॉन्ड करेगा तो हमें देखो स्टेटस को इसने 2 2 0 0 बोला, इस यूआरएल पे हमने करा था गेट मेथड के साथ, तो उसने हमने ये रिस्पॉन्स दे दिया। समझ में आ गया? उसके बाद हम क्वेरी पैरामीटर्स अगर करें, तो क्वेरी पैरामीटर्स में अलग अलग यूज केस हो सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम पैजिनेटेड बुक्स देखें, तो जैसे कि अभी मैंने समझाया था कि एक एक पेज में हमें कितनी कौन सा पेज सबसे पहली बात फेच करना है, और एक पेज में कितना डाटा हमें दिखाना है। तो उसमें हम उसको हमने क्वेरी पैरामीटर्स के थ्रू यहाँ पे यूआरएल में डिफाइन कर दिया। तो जब इसको ट्राई करेंगे तो यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स आ गया ना। तो इसमें इसमें क्या करा, इसने सबसे पहले मैसेज भेजा रिस्पॉन्स में, और उस रिस्पॉन्स के बाद इसने डाटा भेजा। डाटा में इसने क्या क्या भेजा, डाटा में इसने 2 बुक्स का डाटा भेजा सिर्फ। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया था ना कि भाई लिमिट जो है यहाँ पे 2 सेट कर रखी है, लिमिट 2 सेट कर रखी है। तो इसने हमें सिर्फ 2 बुक्स का डाटा दिखाया। समझ में आ रहा है? उसके बाद मेटा डाटा यहाँ पे भेज दिया। मेटा डाटा क्या होता है? अभी अगर तुम्हें मेटा डाटा समझाऊं, तो मेटा डाटा ऐसा डाटा होता है जो एंड यूजर के लिए तो उतना खास नहीं है। ठीक है, एंड यूजर को दिखाना उतना खास, पर वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि हम हर चीज की मेट्रिक्स, हर चीज की एनालिटिक्स समझ सके, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, मतलब डाटा क्या है। समझ में आ रहा है? तो मेटा डाटा ऐसा तरह का डाटा होता है कि वही चीज जो
सर्वर को, कंप्यूटर को, मशीन को अ, काफी मतलब चीजें हाई लेवल पे डिफाइन करने, जैसे कि लैंग्वेज हो गई। अब जैसे कि जब तुम कोई भी एच टी एम एल पेज ही अगर तुम डिफाइन करते हो तो उसके ऊपर सबसे पहले एक, अगर देखा होगा तो लैंग्वेज डिफाइन करके ई एन करके लिखा होता है। तो उसमें क्या होता है, वो बेसिकली वो इसमें भी शायद होगा। एक मिनट। हाँ तो देखो ये रहा एच टी एम एल। ये एच टी एम एल है ना, एच टी एम एल में ये जो लैंग है दिख रहा है, ये एक तरह का मेटा डाटा है, ठीक है। और यहाँ पे एचटीएमएल में तो हम कभी कभी मेटा डाटा मेटा करके एक टैग ही डिफाइन कर देते हैं, और जिसके अंदर हम काफी सारा डाटा डिफाइन करते हैं जो हमारे सर्वर को या फिर मशीन को जरूरत पड़ती है चीजें ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिल्टरिंग मैंने तुम्हें बताया कि भाई कि मतलब इसके तुम इसको यूज करके काफी सारी चीजें कर सकते हो, समझ में आ गया। लेकिन इसका हाई लेवल तुम्हें क्या समझना है कि डायनेमिक राउट्स मतलब हम अब जो भी है ऐसा यूआरएल डिफाइन करेंगे जो टाइम के साथ चेंज होगा हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। उसको डिफाइन करने के लिए दो तरीके हैं। अगर हमें सिर्फ एक ही वैल्यू पास करनी है और जो बॉडी के साथ जाए, ठीक है, सॉरी बॉडी के साथ ना जाए, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, जो यूआरएल का पाथ हो, यूआरएल यू यूआरएल का पार्ट हो, ठीक है, जो मतलब कोई भी स्पेसिफिक रिसोर्स फेच करे, ठीक है, उसके लिए हम पाथ पैरामीटर्स का यूज करते हैं ठीक है। लेकिन हमें कोई ऐसी क्वेरी रन करनी है, हमें कोई यूजर को सर्च करना है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पास करनी है, तो उसके लिए हम क्वेरी पैरामीटर्स यूज करते हैं। उसके बाद आता है नेस्टेड राउट्स। नेस्टेड राउट्स क्या होता है? अब नेस्टेड राउट्स ऐसा हो सकता है भाई कि हमने एक राउट डिफाइन करा, अब उस राउट के अंदर भी ना एक राउट है। अब इसको मैं कैसे समझ सकता हूँ? अब तुम मान लो एक फ्लैट है, ठीक है, या फ्लैट है। अब हो सकता है भाई कि क्या बोलते हैं, इसको पहले डिलीट करो। ऐसा हो सकता है कि भाई अब ये जो फ्लैट है इसके अंदर काफी सारे रूम्स हो, ठीक है। हो सकता है जो जो फ्लैट है इसके अंदर काफी सारे रूम्स हो, समझ में आ रहा है? उसको भी तुम एज अ राउट समझ सकते हो, ठीक है, जिसमें लोग रह रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो नेस्टेड राउट्स एक तरह से तुम इस एनालॉजी से समझ सकते हो। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ये क्या क्या दिखा रहा है इसकी नेस्टेड राउट्स की डेफिनेशन। राउट्स दैट एक्सप्रेस हायरार्किकल रिलेशनशिप्स बिटवीन रिसोर्सेज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम हायरार्की में सबसे पहली बात जो मतलब एक रिसोर्स का दूसरी रिसोर्स से रिलेशनशिप डिफाइन करें। जैसे कि अगर हम इसका सबसे पहले एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे मैंने देखो एक मैंने ना राउट डिफाइन कर रखा है स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स। इस पे मैंने गेट मेथड जब अप्लाई करा तो उससे मेरे को क्या मिला? उससे मेरे को ना सारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। इस वाले यूआरएल पे मैंने जैसे ही गया और मैंने रिक्वेस्ट भेजी गेट मेथड के साथ, तो मेरे को सारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन मिल गई, समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि भाई ये ये राउट या ये रिसोर्स, ठीक है, अब इसको हम रिसोर्स भी बोल सकते हैं, इसको हम राउट भी बोल सकते हैं। हाँ, ये राउट या ये रिसोर्स सारे बच्चों की इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है, क्लियर। तो लेकिन अगर हमें किसी स्पेशल बच्चे की, किसी स्पेसिफिक बच्चे की इंफॉर्मेशन चाहिए या स्पेसिफिक यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमें उसकी आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी, यूआरएल, ठीक है। तो ये भी एक तरह का राउट ही है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये आईडी इसका इस वाले ये स्पेसिफिक आईडी इस वाले राउट से क्या रिलेशनशिप होल्ड करती है? ये होल्ड करती है कि भाई इस वाली मतलब स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स के अंदर एक ऐसा रिसोर्स होगा, एक ऐसा यूजर होगा जिसकी आईडी होगी 123, ठीक है। तो ये चीज। और अब मान लो
अब मान लो इंस्टाग्राम का यहाँ पे वैसे एग्जांपल लिखे है, तो कि अब एक यूजर है, मतलब बहुत सारे यूजर्स हैं, उन बहुत सारे यूजर्स में से एक ऐसा यूजर जिसकी आईडी 123 है, और फिर उस यूजर की सारी पोस्ट हम फेच करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें हो गया कि भाई पहले तो हमने एक ऐसा राउट डिफाइन करा जिससे हमें वो यूजर फेच हुआ। अब इस वो यूजर फेच जैसे ही हो गया, तो हमने एक ऐसा राउट डिफाइन करा जिससे उसकी सारी पोस्ट फेच हो गई। ठीक है, ये एक तरह का रिलेशनशिप ही तो है। समझ में आ रहे हो? समझ में आ रहा है? और उसके बाद अब मान लो उसकी इतनी सारी पोस्ट हैं उस यूजर की, उस यूजर की कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, सॉरी उस यूजर की कुछ स्पेसिफिक पोस्ट। अब इसको अगर मैं समझाऊं तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले ये स्पेसिफिक राउट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर कर लेता हूँ, instagram.com, यस, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली अगर तुम समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे सबसे पहले हो क्या रहा है कि सबसे पहले हमारे पास ना एक ओरिजिन यूआरएल है। ठीक है, जो हमारा स्पेसिफिक सर्वर को इंडिकेट करता है। ठीक है, उसके बाद हम इस यूआरएल पे जाके, मतलब इस बिल्डिंग के अंदर जाके हमें एक फ्लैट ढूंढना है। ठीक है, एक स्पेसिफिक फ्लैट ढूंढना है, मतलब स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स। ठीक है, जब हम अब हम जैसे ही इसके अंदर चले गए, हमें अब इस जैसे इस फ्लैट के, मान लो फ्लैट ना बहुत सारा है, इसके अंदर ना 1000 कमरे हैं। ठीक है, ऐसे हाइपोथेटिकली मान लो 1000 कमरे हैं। अब इसके अंदर मान लो मेरे को ना एक ऐसा कमरा ढूंढना है जिसकी ना ये कुछ कुछ स्पेसिफिक यूजर आईडी होगी। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक यूजर आईडी होगी। ठीक है, अब जैसे ही उस यूजर की स्पेसिफिक आईडी होगी, मतलब जैसे ही उसकी कुछ स्पेसिफिक आईडी होगी, अब फिर जैसे ही मैं उस वाले राउट पे जाऊंगा, ठीक है, फिर उस वाले राउट पे जाके ना मेरे को बहुत सारे, मान लो एक उस रूम में ना बहुत सारे लोग रह रहे हो। ठीक है, उसको उनको तुम एज पोस्ट समझ सकते हो, या उसके अंदर बहुत सारा सामान रखा हो तो तुम उसको बहुत एज अ पोस्ट समझ सकते हो। तो उस पोस्ट में अब इतना सारा सामान है, तो उसमें ना हर मैंने मान लो सामान की ना कुछ मैंने आईडी दे रखी है। तो उस आईडी को जाके अब हमें सर्च करना हो तो हम क्या करेंगे, पोस्ट आईडी। समझ में आ रहा है? इस ये यूआरएल यहाँ पे कर क्या रहा है, ये यूआरएल बेसिकली सबसे पहले ओरिजिन डिफाइन कर रहा है, फिर उसके बाद एक स्पेसिफिक यू राउट डिफाइन कर रहा है कि भाई इस वाले राउट पे जाके, मतलब इस वाले फ्लोर में जाके मेरे को ना कुछ सर्च करना है। फिर उसके बाद स्पेसिफिक रिसोर्स यहाँ पे इसने सर्च करा। ठीक है, उस पे रिसोर्स के अंदर आ गया, उस रिसोर्स के अंदर इसने जाके देखा कि भाई यहाँ पे जैसे मैं आया, यहाँ पे तो बहुत सारे यूजर, बहुत सारी पोस्ट हैं। ठीक है, अब उस पोस्ट में से मेरे को, उस पोस्ट में से, इतनी सारी पोस्ट में से मेरे को ना एक स्पेसिफिक पोस्ट ढूंढनी है, तो उसको उसकी मैं बेसिकली आईडी फेच कर लूंगा। खत्म बात, हो गया मेरा। और अगर तुम यहाँ पे देखो तो हर चीज यहाँ से एक दूसरे से रिलेशनशिप होल्ड करती है। क्या होल्ड करती है कि मतलब एक मतलब इन सारे यूजर्स के अंदर ही तो एक ये स्पेसिफिक यूजर होगा। समझ रहे हो? और फिर उस स्पेसिफिक यूजर्स की कुछ पोस्ट होगी। ठीक है, फिर उस कुछ स्पेसिफिक पोस्ट में से एक पोस्ट होगी। ठीक है, अब इसमें काफी सारे, वैसे अगर आगे पढ़ोगे जब तुम बनाओगे कुछ, तो इसमें रिलेशंस होते हैं, जैसे तुमने पढ़ा हो ना, क्या बोलते हैं अब तक, रिलेशंस एंड फंक्शंस में पढ़ा हो, कैलकुलस में, सॉरी, क्या बोलते हैं, वन टू मैनी, वन टू वन, मैनी टू मैनी। ये बेसिकली वैसे बैकएंड का पार्ट है। ठीक है, जब भी तुम कुछ चीज डिफाइन करते हो तो वहां पे ना तुम फिर उसकी रिलेशनशिप भी डिफाइन करते हो कि भाई ये जो भी आपने चीज डिफाइन करी है, इसका
दूसरी चीज से कैसा रिलेशनशिप है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें अभी मैं जाओ ऐसे इसका हिस्सा नहीं है। जब तुम आगे कोई ऐप बनाओगे तब ये तुम ये सब पढ़ोगे। ठीक है, अभी के लिए तुम ये समझ लो कि नेस्टेड राउट्स क्या होते हैं। नेस्टेड राउट्स हमें बेसिकली एक हायरार्कियल रिलेशनशिप के डिफाइन करने के लिए मदद करते हैं रिसोर्स के बीच में। ठीक है, और इसका क्या मतलब, इसका पर्पस क्या है मेनली। इसका पर्पस बेसिकली एक हमें सिमेंटिक मीनिंग देना ही है कि भाई देखो, तुम देखो कि जब हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, अब मान लो मैंने ऐसे जब लिख दिया ना, तो एक तरह का ना ये यूनिवर्सल यूनिवर्सल वे हो गया। ठीक है, एक तरह का यूनिवर्सल वे है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कल को कोई नया डेवलपर आएगा, वो इस वाले यूआरएल को देखिए, वो ना समझ जाएगा कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, कि वो यहाँ पे बेसिकली हो रहा है कि ये कुछ होस्ट का यूआरएल है, फिर ये स्पेसिफिक राउट है, फिर उसमें स्पेसिफिक क्या बोलते हैं आईडी है, फिर उस यूजर की पोस्ट है, फिर उस पोस्ट में से हमने ये पोस्ट आईडी बेसिकली कोई स्पेसिफिक पोस्ट पोस्ट की। ठीक है, एक तरह का हमें सिमेंटिक लिखने का तरीका प्रोवाइड करता है जिसको हम हम्म, हर जगह यूज कर सके। ठीक है, यूनिवर्सली। और इसके बेनिफिट्स क्या है, वही चीज क्लियर सिमेंटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब कुछ भी हमें लिखना हो तो वो एक क्लियरली डिफाइन कर देता है। ठीक है, लॉजिकल रिसोर्स हायरार्की। ठीक है, डिफरेंट हैंडलर फॉर डिफरेंट नेस्टिंग लेवल्स। ठीक है, और अब इसमें एक लास्ट चीज, राउट वर्जनिंग के बाद है क्या कुछ, कैजुअल राउट्स। यस, हाँ, तो राउट वर्जनिंग देखते हैं। राउट वर्जनिंग कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, हम क्या करते हैं ना कि अब मान लो मेरे को ना टाइम के साथ ना हमारी रिक्वायरमेंट्स ना चेंज हो जाती है, तो अब हम उस रिक्वायरमेंट्स को ना फुलफिल कैसे करें। तो हम अब करते क्या हैं, अब हम ना ऐसे करते हैं कि भाई हमने कोई भी एक सर्विस बनानी है, मतलब हमें बैकएंड बनाना है, उस बैकएंड में हमको उसकी एपीआई बनानी है। तो उस बैकएंड में हम उसके वर्जन कैसे डिफाइन करें उसको, अब हम V1 V2 करके कर सकते हैं। इस पे अगर हम मैंने कहीं पे वो डायग्राम बनाया है। हाँ, तो देखो। हाँ, तो देखो, तो सबसे पहले एक ऐप है। ठीक है, ऐप पे तुम समझ सकते हो कोई भी होस्ट का यूआरएल है। ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास एक राउट है। एक राउट के बाद हमें ना टाइम के साथ ऐसा हो सकता है कि हमारी ना रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, उसकी उस अब हो सकता है उस रिक्वायरमेंट की वजह से ना हमें पूरा का पूरा आर्किटेक्चर ही चेंज करना पड़े। ठीक है, या फिर कुछ ऐसी मेजर चेंजेस हो तो वो हमें इम्प्लीमेंट करना पड़े। अब यार हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि यार हम इसी वाले जो अभी हम जो अभी डिप्लॉयड है, जो लाइव यूजर्स यूज कर रहे हैं, उसको उस पे ही काम करें, उसको ही तोड़ फोड़ के जो भी है करें। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम ना एक अलग से नया वर्जन बनाते हैं। ठीक है, और ताकि हम अभी जो हमारे लाइव यूजर्स जो सर्विस यूज कर रहे हैं, जो एपीआई यूज कर रहे हैं, जो बैकएंड यूज कर रहे हैं, वो यूज करते रहें जब तक हमारा ये चीज ना बन जाए, नया वर्जन ना बन जाए। ठीक है, और जैसी जैसी V2 बन जाएगा तो वैसे ही हम सारे यूजर्स को यहाँ रिडायरेक्ट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो उसके लिए हम वर्जनिंग यूज करते हैं। वर्जनिंग कैसे करते हैं यहाँ पे, तो वर्जनिंग बेसिकली तुम यहाँ पे देख लो, API/V1, API/V2 खत्म। ठीक है, इसके ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है। ठीक है, तो क्या होता है, ब्रेकिंग चेंजेस इन एपीआई स्ट्रक्चर। ठीक है, डिफरेंट रिस्पॉन्स, मतलब इसमें अगर इसका एक चीज ऐसे समझाओ तो काफी टाइम लग जाएगा। तो देखो, इंपॉर्टेंट चीज समझा दूं, जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें बताया कि हो सकता है कि सर्वर ना अभी किसी और तरीके से डाटा रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन बाद में किसी और तरीके से, मतलब अपना वो फॉर्मेट चेंज कर रहा हो। तो हम बेस्ट प्रैक्टिस क्या क्या होगी इसकी, बेस्ट प्रैक्टिस होगी कि V1 से हम किसी जेसॉन में मान लो डाटा रिस्पॉन्स कर रहे थे, लेकिन V2 से हम करेंगे प्लेन टेक्स्ट में। ठीक है,
ऐसा मान लो, ठीक है, नए स्ट्रक्चर से डाटा रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। हाँ, कीप वी1 रनिंग, कीप वी1 रनिंग का मतलब ये है कि मतलब हम अपने यूजर्स को ना बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी देना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि अब ऐसा हो सकता है कि हमने कुछ नई चीज रिलीज तो कर दी, लेकिन रातों रात उसमें ये सारे यूजर्स उसको यूज ना करना चाहे। ऐसा हो सकता है कि किसी को पुरानी चीजें ज्यादा पसंद है तो वो उसको यूज करे। तो ऐसा तो कर नहीं सकता कि हम उसको उड़ा दें एकदम, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम उसको ना खुला मतलब रनिंग छोड़ देते हैं, ताकि पुराने यूजर्स उसको अभी भी यूज कर सके, ठीक है। उसके बाद एक और तरीके का राउट होता है कैच ऑल राउट्स। इस कैच ऑल राउट्स का काम ये होता है कि मान लो मतलब ऐसी रिक्वेस्ट को हैंडल करना जो आपके सर्वर पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो ऐसी रिक्वेस्ट को हैंडल करना जो आपके सर्वर पे रिक्वेस्ट करती है, सॉरी, एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब मान लो कल को ना रिव्यू कोई यूजर आया, वो तुम्हारे सर्वर से ऐसी रिसोर्स को फेच करने की कोशिश करे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्या करोगे? या तो तुम्हारा फिर उस केस में सर्वर क्रैश कर जाएगा, ठीक है, ठीक है। या फिर ऑब्वियसली सर्वर क्रैश कर जाएगा, क्योंकि जब उसको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे और एरर फेंक देगा, तो उसके लिए हम कैच और राउट्स का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? ये क्या करता है, ये बेसिकली ऐसा राउट बना देता है कि जो भी नॉन एग्जिस्टिंग रिसोर्स होते हैं, मतलब जो नॉन एग्जिस्टिंग राउट्स होते हैं, उस राउट्स को एक स्पेसिफिक राउट पे या तो रिडायरेक्ट कर देता है, या फिर उसको कुछ स्पेशल मैसेज दिखा देता है, ठीक है। इसका करने का तरीका होता है स्टार। ये तुम जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करोगे तब तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही, और ये एक बार सारे नोट्स पढ़ लेना, ठीक है। इसमें एक दो चीजें एक्स्ट्रा वैसे नहीं है, ये सारी चीजें मैंने बता दी है। तो आज के लिए बस इतना ही, किसी को डाउट हो तो पूछो।